अध्याय 211 अत्यंत प्रचुर इनाम पॉकेट हंटिंग आयाम। येम्यू ने जल्दी से पूछा, सच? क्या अब हम चलें? सभी लोग शौर्य की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे थे। उन्होंने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया था। इस इनाम से वे मार्शल आर्ट नेट पर काफी कुछ खरीद सकते थे और फिर उनकी शक्तियां बढ़ जातीं। शौर्य ने सिर हिलाया। कोई होगा जो हमें तुरंत वहां ले जाएगा। वह भी बहुत उत्साहित था। इनाम के बाद वह भी अमीर हो जाएगा। वह जो चाहे खरीद सकेगा। जल्द ही किसी ने दरवाजा खटखटाया और शौर्य ने पाया कि पिछली बार का वह युवा सैनिक दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। उन्होंने शौर्य और बाकी लोगों को सलामी दी। द्वितीय लेफ्टिनेंट शौर्य, मेजर जनरल बैरी ने मुझे आप लोगों को ले जाने के लिए कहा था। शौर्य ने सिर हिलाया, धन्यवाद। फिर वे सिपाही का पीछा करते हुए मुख्यालय की एक ऊंची इमारत में पहुंचे। वे लिफ्ट से सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचे। फिर उन्हें एक कार्यालय के सामने ले जाया गया और युवा सैनिक ने दरवाजा खटखटाया। अंदर आएं, एक अधिकारपूर्ण आवाज सुनाई दी। सिपाही ने दरवाजा खोला और शौर्य और बाकी लोगों को अंदर जाने का इशारा किया। शौर्य और बाकी लोग अंदर गए और पाया कि दफ्तर में सिर्फ 3 लोग थे। एक अधेड़ उम्र का आदमी सामने के दरवाजे की तरफ मुंह करके डेस्क के पीछे बैठा था। उन्होंने सैन्य वर्दी पहनी हुई थी और उनके बैज पर एक सुनहरी लंबी तलवार और एक सितारा बना हुआ था। यह मेजर जनरल बैरी थे। दोनों ओर 2 छोटे डेस्क थे जिन पर 2 युवा अधिकारी काम कर रहे थे। जब शौर्य और अन्य लोग अंदर आए तो सबने ऊपर देखा। शौर्य और उसके साथियों ने सलामी दी। रिपोर्टिंग इन। मेजर जनरल बैरी का चेहरा थोड़ा नर और मुस्कुराहट वाला था। जनरल नांगोंग को एक छात्र मिला। जेआर सिस्टम के प्रभारी इस स्पिरिट मेटल खदान को पाने में सक्षम थे। ये सब आपका आभारी था, सेकंड लेफ्टिनेंट शौर्य। शौर्य ने जवाब दिया, मैं बस भाग्यशाली था। बैरी मुस्कुराया, चूंकि तुमने पुण्य कमाया है इसलिए तुम्हें इनाम मिलेगा। मैं तुम्हारे सैन्य इनाम की घोषणा करूंगा। शौर्य और अन्य लोग बैरी की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे थे। बैरी ने धीरे से कहा, द्वितीय लेफ्टिनेंट लूजी, हाँ, आपने स्पिरिट मेटल माइन घटना में सबसे बड़ा योगदान दिया है। पुरस्कार इस प्रकार हैं, 500 के संघीय योगदान अंक। पहले इनाम ने ही शौर्य की आंखें चौड़ी कर दीं। अरे बाप रे, 500 के संघीय योगदान अंक। पिछली बार उन्होंने स्नातक ट्रायल में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और उन्हें केवल 10,000 संघीय अंशदान अंक प्राप्त हुए थे। पहले के 80,000 को जोड़कर अब उसके पास 580,000 संघीय अंशदान अंक होंगे। वह तुरंत अमीर बन गया। येम्यू और बाकी लोगों ने यह आवाज सुनी और सांस नहीं ले पाए। वे सभी चौंक कर शौर्य को देखने लगे। वे बहुत ईर्ष्यालु थे। बैरी मुस्कुराया और बोला, सैन्य रैंक को लेफ्टिनेंट कर्नल में पदोन्नत किया गया। शौर्य हंसने की योजना बना रहा था लेकिन उसे एहसास हुआ कि घोषणा अभी भी चल रही थी। इसे रोके रखो। शौर्य एक खुश बच्चे की तरह अंदर ही अंदर हंस रहा था। सिर्फ 10 दिन से ज्यादा समय में वह दूसरे दर्जे के सिपाही से शुरू होकर लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया। उसने इतनी सारी रैंकें छोड़ दीं। यह एक अभूतपूर्व गति थी। बैरी, लेफ्टिनेंट कर्नल शौर्य, आप फेडरेशन के इतिहास में लेफ्टिनेंट कर्नल तक पहुंचने वाले सबसे तेज व्यक्ति हैं। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पुरस्कारों पर फैसला होने में इतना समय क्यों लगा? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम इतनी जल्दी लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए कि तुमने मार्शल को चौंका दिया। मूल रूप से आपकी रैंक मेजर होनी चाहिए थी, लेकिन खबर थी कि आप व्हाइट ब्लेड हत्या सूची में पहुंच गए हैं, इसलिए आपकी अंतिम रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल बन गई। शौर्य ने अपनी आंखें झपकाईं। मार्शल भी चौंक गया। मेजर जनरल बैरी मुस्कुराए, हाँ, जनरल नांगोंग भी दूसरे साल में ही लेफ्टिनेंट कर्नल तक पहुंचे थे। आप क्या सोचते हैं? शौर्य ने चौंक कर कहा। वह जानता था कि नांगोंग जिन कितनी ताकतवर है और फिर भी वह उससे तेज था। ये सोचकर शौर्य को बहुत खुशी हुई। वह वाकई एक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति था। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह भाग्यशाली था और उसे स्पिरिट मेटल माइन घटना का सामना करना पड़ा। बगल में खड़े दोनों अधिकारी शौर्य को ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई राक्षस हो। वे कुछ दशकों से सेना में हैं और उन्होंने कभी किसी द्वितीय श्रेणी के सैनिक को 2 सप्ताह में लेफ्टिनेंट कर्नल बनते नहीं देखा। बेशक इसका कारण ये भी था कि शौर्य का पद केवल मानद था और उसके पास वास्तविक शक्ति नहीं थी। यदि यह वास्तविक सत्ता का मामला होता तो इसमें समय लगता। इसके बावजूद ये पहले से ही काफी डरावना था। अगर खबर बाहर आ गई तो शौर्य का नाम फेडरेशन में उछल जाएगा, हालांकि वह पहले से ही काफी प्रसिद्ध था। हालांकि येम्यू और अन्य लोग कुछ उम्मीद कर रहे थे, फिर भी वे ये सुनकर चौंक गए। इसके बाद बैरी ने आगे कहा, उसी समय महासंघ के उच्च स्तर ने लेफ्टिनेंट कर्नल लूजी को लेवल 3 का मानद बैज दिया है। तभी शौर्य की आंखें चौड़ी हो गईं और येम्यू और बाकी लोगों की सांसें एक बार फिर रुक गईं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। इनाम बहुत बड़ा था, यहाँ तक कि शौर्य को भी इसकी उम्मीद नहीं थी।
ये पहले से ही बहुत भाग्यशाली था कि उन्हें स्तर 5 का मानद बैज मिला। अब उन्हें लेवल 3 दिया गया, स्तर 4 को छोड़ दिया गया। बैरी मुस्कुराया। अलग अलग मानद बैच स्तर के भी अलग अलग लाभ हैं। सबसे सीधा लाभ यह है कि आप जितने ऊंचे स्तर पर होंगे उतनी ही कीमती मार्शल तकनीक, दिव्य कला और खजाना आप देख पाएंगे। जब आप वापस जाकर जांच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। शौर्य को पहले मार्शल आर्ट साइट पर बहुत सी ऐसी चीज़ें नहीं मिली जो उपयोगी थीं। तो क्या ये कारण था? बेशक, जितनी ज़्यादा कीमती चीज़ें होती थीं, आपूर्ति उतनी ही कम होती थी। वे इसे उन लोगों को देते थे जिन्होंने संघ में सबसे पहले बहुत योगदान दिया था। शौर्य बहुत उत्साहित हो गया। अब उसके पास 580 के संघीय योगदान अंक थे, इसलिए वह जो चाहे खरीद सकता था। बैरी की आंखें चमक उठीं। वह जानता था कि शौर्य क्या सोच रहा है और उसने कुछ और नहीं कहा। फिर वह मुस्कुराया। ये सभी सैन्य मुख्यालय से मिले पुरस्कार हैं। शौर्य को आश्चर्य हुआ। सैन्य मुख्यालय से पुरस्कार? क्या निजी भी हैं? बैरी मुस्कुराया। तुम वाकई होशियार हो। ये सही है, अब ज़ियार मिलिट्री की तरफ से इनाम दिया जाएगा। वहाँ 2 स्पिरिट मेटल खदानें हैं। ब्लेड डेमंस द्वारा खोजी गई एक खदान इष्टतम उत्खनन स्थिति में नहीं है, लेकिन दूसरी खदान से इन 5 दिनों में लगभग 2 टन धातु वापस ले जाई गई। पूरी खदान का मूल्य संभवतः 10 टन है। इसमें से आधे से ज़्यादा हिस्सा लेफ्टिनेंट कर्नल शौर्य के कारण है। इसलिए हम लेफ्टिनेंट कर्नल शौर्य को 150 किलो स्पिरिट मेटल देंगे। ये सुनकर शौर्य चकित हो गया। अब तक उन्हें स्पिरिट मेटल के सही मूल्य के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जब वे फेडरल यूनिवर्सिटी के अभिजात वर्ग के छात्र बने तो उन्हें केवल 1.5 किलोग्राम का इनाम मिला। 150 किलोग्राम का मूल्य संभवतः 500,000 संघीय अंशदान अंकों से कम नहीं होना चाहिए। क्या एक साधारण सैन्य प्रणाली के लिए यह बहुत ज़्यादा नहीं था? शौर्य की हिचकिचाहट देखकर बैरी मुस्कुराया। अगर लेफ्टिनेंट कर्नल शौर्य न होते तो हम खदान भी नहीं ढूंढ पाते और शायद ब्लेड डेमन इसकी जगह खदान खोद देते। ये हमारी सेना के लिए सबसे बड़ा नुकसान होता। ये हमारे लिए पहले से ही बहुत बड़ा मुनाफा है। चूंकि हमारे पास बहुत सारे सैनिक हैं और हमें बड़ी मात्रा में स्पिरिट मेटल की ज़रूरत है, इसलिए हम सिर्फ इतना ही दे सकते हैं। 150 किलो 1% से भी कम है। ये बहुत ज़्यादा नहीं है। शौर्य ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। तो धन्यवाद जनरल। हाँ, अगर स्नातक होने के बाद आपको सैन्य सेवा के लिए कहीं जाना नहीं है तो आप यहाँ वापस आ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि वे सैनिक आपका बहुत स्वागत करेंगे। शौर्य ने सिर हिलाया। ज़रूर, अगर मेरे पास कोई खास लक्ष्य नहीं है तो मैं ज़ियार सिस्टम में आऊँगा। उसने अपनी मुठियाँ भींच लीं। इस बार बस इतना हुआ कि व्हाइट बैड हत्या सूची ने उसे युद्ध के मैदान को बीच में ही छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अगली बार भले ही वह ब्लड ब्लेड हत्या सूची में हो, फिर भी वह युद्ध के मैदान में आएगा। बैरी मुस्कुराया। भले ही शौर्य अंततः नहीं आया, लेकिन उसने उसके साथ अच्छे संबंध स्थापित किए। फिर बैरी ने ये म्यू और अन्य लोगों की ओर देखा। यद्यपि शौर्य की तुलना में उनका प्रदर्शन साधारण था, फिर भी इसे उल्लेखनीय माना जा सकता था यदि तुलना के लिए शौर्य न होता। कॉपोरल ये म्यू। हाँ, बैरी मुस्कुराया। तुम युद्ध में भी बहुत बहादुर थे। इनाम में 20,000 संघीय योगदान अंक, कॉपोरल से सार्जेंट तक पदोन्नति होगी। साथ ही ज़ियार मिलिट्री आपको निजी इनाम के रूप में 2.5 किलोग्राम स्पिरिट मेटल देगी। ये म्यू की आंखें खुशी से चमक उठीं। यह इनाम शौर्य की तुलना में कुछ भी नहीं था, लेकिन वह जानता था कि उसने जो किया वह शौर्य से बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकता। शौर्य के साथ जोखिम बहुत कम थे। यह इनाम बहुत अच्छा था। इसके बाद बैरी ने अन्य लोगों के लिए भी पुरस्कारों की घोषणा की। ये म्यू, इयान, जेवियर, तियानयुआन कियानहुआ, जुवान यूकी और जेसिका सभी को 20,000 संघीय योगदान अंक और सार्जेंट के पद पर पदोन्नति मिली। उन्हें 2.5 किलो स्पिरिट गोल्ड भी मिला। यह इनाम उनकी उम्मीदों से परे था। सबके चेहरे पर मुस्कान थी। बैरी ने फिर शौर्य से कहा, वैसे जनरल नांगोंग ने कहा है कि आप अभी सार्जेंट लिन लिंग का इनाम ले सकते हैं। शौर्य, वे दो। लिन लिंग ने कहा कि नांगोंग जिंग इससे निपट लेगी। तो इससे निपटने का मतलब था कि वह उसके लिए ये सब सह लेगा। उन्होंने महसूस किया कि यह आवश्यक है कि वे प्रोसेसिंग शुल्क लें। बैरी मुस्कुराया। सार्जेंट मेजर लिन लिंग लेफ्टिनेंट कर्नल शौर्य के साथ काले स्केल वाले जानवरों के छत्ते में गई और स्पिरिट मेटल माइन की खोज की। उसने युद्ध के मैदान में भी अच्छा प्रदर्शन किया। उसे सार्जेंट मेजर से प्रथम लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। साथ ही उसे हमारी ओर से 100 के संघीय योगदान अंक और 15 किलो स्पिरिट मेटल से सम्मानित किया जाएगा। शौर्य ने सिर हिलाया। मैं उसकी देखभाल करने में उसकी मदद करूंगा। इसका मतलब यह था कि संघीय योगदान अंक उसके खाते में भेजे जाएंगे और डेटा प्रोफाइल में सैन्य शीर्षक बदल दिया जाएगा। सैन्य बैच के अलावा उसे बस स्पिरिट मेटल इकट्ठा करने की ज़रूरत थी। बैरी ने सिर हिलाया।
उस स्थिति में मैं अधिकारी लियू को आपको स्पिरिट मेटल लाने के लिए संसाधन तिजोरी में ले जाने दूंगा। बाईं ओर से अधेड़ उम्र का अधिकारी खड़ा हुआ और मुस्कुराया। लेफ्टिनेंट कर्नल शौर्य और सभी लोग कृपया मेरे पीछे आएं। फिर वह उन्हें कार्यालय से बाहर ले गया और एक लिफ्ट में ले आया। सभी लोग चढ़ गए और सभी की हथेली और आंखों की जांच के बाद लिफ्ट चालू हो गई। स्तर प्रदर्शित नहीं किए गए थे, लेकिन शौर्य और बाकी लोग लिफ्ट को नीचे जाते हुए महसूस कर सकते थे। समूह को उत्सुक देखकर लियू ने बताया, सबसे कीमती सैन्य संसाधन केंद्रीय कमांडर भवन के नीचे बेस में संग्रहित हैं। स्पिरिट मेटल भी वहीं रखा गया है। सुरक्षा बेहद कड़ी है। इस इमारत में कुछ नश्वर विकास अवस्थाएं थीं। ये निश्चित रूप से पूरे बेस में सबसे सुरक्षित जगह थी। लिफ्ट जल्द ही बंद हो गई। तभी दरवाज़ा खुला। दरवाजे पर शक्तिशाली ची रखने वाले 2 लोग थे। वे 2 छेद खोलने वाले राज्य के सैन्य अधिकारी थे जिन्होंने सभी को ठंडे दिमाग से देखा। जब उन्होंने अधिकारी लियू का चेहरा देखा तो उनके चेहरे पर हल्कापन आ गया। बाईं ओर खड़े भारी भरकम काले रंग के आदमी ने कहा, अधिकारी लियू पहचानिए। अधिकारी लियू ने उसे बाहर निकाला। उस व्यक्ति ने हथेली के आकार का एक उपकरण निकाला और स्कैनिंग अधिकारी लियू के सामने दस्तावेज को स्कैन किया। पहचान की पुष्टि के बाद उनके चेहरे पर सहजता आ गई। काले रंग का आदमी मुस्कुराया, बहुत सफ़ेद दांत दिखाते हुए। उसने शौर्य और दूसरों की तरफ देखा। आप संसाधन इकट्ठा करने के लिए लोगों को साथ लाए हैं। अधिकारी लियू ने सिर हिलाया। हम स्पिरिट मेटल के लिए। आत्मिक धातु। दूसरा सुनहरे बालों वाला आदमी चकित हो गया। उन्हें स्पिरिट मेटल की खेप आने के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि कोई उसे पहले से ही इकट्ठा कर लेगा। यहाँ के गार्डों के पास नेट तक पहुँच नहीं थी और वे हर 6 महीने में अपनी शिफ्ट बदलते थे। अधिकारी लियू ने शौर्य की ओर इशारा किया। स्पिरिट मेटल का ये बैच इस युवक ने पाया है। ये लेफ्टिनेंट कर्नल शौर्य है। उसकी सैन्य योग्यता बहुत बड़ी है। क्या आपने 18 वर्षीय लेफ्टिनेंट कर्नल शौर्य को देखा है? जब आप बाहर जाएंगे तो आपको विशिष्ट विवरण पता चल जाएगा। 18 वर्षीय लेफ्टिनेंट कर्नल। बूढ़े लियू, क्या आप हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? काले आदमी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। ये बहुत अकल्पनीय था। संघ के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अभी भी शौर्य का उत्सुकता से अध्ययन किया। अधिकारी लियू मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग इस पर यकीन नहीं करेंगे। बाहर जाने के बाद आप देखेंगे। मैं उसे पहले लेकर आ रहा हूँ। फिर वह शौर्य और बाकी लोगों को लिफ्ट से बाहर ले गया और उन दोनों की निगाहों के नीचे एक सफ़ेद मिश्र धातु से बने गलियारे में चला गया। गलियारे के अंत में एक ग्रे रंग का मिश्र धातु का दरवाज़ा था। अधिकारी लियू ने अपनी पहचान निकाली और रेटिना और हथेली के निशान सत्यापन से पहले दरवाजे पर उसे स्कैन किया। चीख! दरवाज़ा धीरे से खुला और एक और गलियारा दिखाई दिया। अधिकारी लियू अंदर आए और शौर्य और अन्य लोग चुपचाप उनके पीछे चले गए। शौर्य ने चारों ओर देखा। लगभग हर चीज़ मिश्र धातु से बनी थी। वे बहुत मजबूत दिख रहे थे। चिकनी दीवारों को देखकर शौर्य को लगा कि मच्छर भी उन पर फिसल जाएगा। गलियारा बहुत लंबा था और रास्ते में कई स्कैनिंग उपकरण लगे हुए थे। अंत में एक और बड़ा धातु का दरवाज़ा था। इसके अंदर एक बहुत बड़ी गोलाकार जगह थी। दीवार पर कई बड़े धातु के दरवाजे थे। अंदर का हिस्सा भंडारण जैसा लग रहा था। जगह के बीच में एक डेस्क थी जिस पर एक उबा हुआ सा दिखने वाला, सुनहरे बालों वाला, अधेड़ उम्र का अधिकारी बैठा था। उसका पद मेजर जनरल था। इसका मतलब यह था कि यह आदमी एक नश्वर विकास अवस्था में था। उसने शौर्य और बाकी लोगों की तरफ देखा। लियू, तुम यहाँ किस लिए आए हो? अधिकारी लियू ने मेजर जनरल बैरी का दस्तावेज निकाला। उन्हें उनका इनाम देने के लिए। लेफ्टिनेंट कर्नल शौर्य 150 किलो स्पिरिट मेटल, प्रथम लेफ्टिनेंट लिनलिंग 15 किलो स्पिरिट मेटल, येम्यू और सार्जेंट प्रत्येक को 1.5 किलो स्पिरिट मेटल। कुल मिलाकर 180 किलो स्पिरिट मेटल। जनरल ने दस्तावेज पर नज़र डाली और फिर तिजोरी की ओर चला गया। उसने उसे खोला और उसमें से 8 स्पिरिट मेटल निकाले। यहाँ अधिकारी लियू मुस्कुराए। धन्यवाद मेजर जनरल क्रिस। उसने स्पिरिट मेटल शौर्य और बाकी लोगों को दे दिया। शौर्य ने अपनी और लिनलिंग की स्पिरिट मेटल अपने स्टोरेज रिंग में रख ली। शौर्य को अकेले ही इतनी सारी स्पिरिट मेटल प्राप्त करते देख उसने शौर्य को कुछ देर तक देखा और फिर अपनी सीट पर वापस चला गया। फिर वे लिफ्ट के रास्ते वापस चले गए। दोनों गार्ड मुस्कुराए। सब हो गया। अधिकारी लियू मुस्कुराया। हो गया, मैं तुम दोनों को बार में ले जाऊंगा जब तुम दोनों खाना खत्म कर लोगे। काले रंग का आदमी मुस्कुराया और लियू के कंधे पर थपकी दी। सचमुच भाई हैं। अधिकारी लियू का मुंह हैंग गया। उसने शौर्य और अन्य लोगों को लिफ्ट में ले गया। शीर्ष पर पहुंचने के बाद वे बैरी के कार्यालय नहीं गए। वे कार से वापस अपने छात्रावास चले गए।
जैसे ही होवरकार सक्रिय हुई, सभी लोग अपनी हंसी रोक नहीं सके। येम्यू ने कहा, मैं अब आखिरकार अमीर हो गया हूँ। 25 के संघीय योगदान अंक। मैं आखिरकार एक एपर्चर ओपनिंग स्टेट स्वॉर्ड सूत्र खरीद सकता हूँ जो मुझे अच्छी तरह से सूट करता है। मैं कुछ स्पिरिट फ्रूट और जीन सीरम भी खरीद सकता हूँ जो मेरे साधना स्तर को बढ़ाएंगे। मेरी शक्ति और भी बढ़ जाएगी और मैं एक युवा ड्यूक की स्थिति की उम्मीद कर सकता हूँ। जुबान युकी, ओह त्यान युवान क्या न हुआ, हाहा शुभकामनाएं। जेसिका, जेवियर, क्या येम्यू तुम एक युवा ड्यूक बनने जा रहे हो? इयान, येम्यू खुद को प्रोत्साहित कर रहा है। मुझे भी कड़ी मेहनत करनी होगी। शौर्य चुपचाप देखता रहा और कुछ नहीं बोला। जुबान युकी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। इस बार इनाम काफ़ी अच्छा है। इस छोटी सी अवधि में हमारी शक्ति में कुछ वृद्धि हो सकती है। बाकी सभी लोग मुस्कुराए। स्पष्ट रूप से वे सोच रहे थे कि क्या खरीदना है। जब वे छात्रावास पहुंचे तो सभी लोग उतर गए और खरीदारी शुरू करने के लिए अपने कमरों में जाने का इंतजार नहीं कर सके। शौर्य ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ दूसरी बार मार्शल आर्ट साइट पर लॉग इन किया। जैसे ही उसने लॉग इन किया, साइट पर एक पॉपअप दिखाई दिया। सामग्री ये थी कि शौर्य के खाते का अधिकार स्तर 3 सम्मानित खाते तक लाया गया था। उसके पास अधिक विशेषाधिकार होंगे। शौर्य ने इसे स्कैन किया। इसमें उच्च स्तरीय वस्तुओं तक पहुंच शामिल थी, साथ ही एक गृह स्थिति चर्चा मंच भी था। वह प्रसिद्ध शिक्षकों के अनुभाग में अपनी खुद की मार्शल आर्ट क्लिप भी प्रकाशित कर सकता था, साथ ही कुछ सवालों के जवाब देने के लिए संघीय योगदान बिंदुओं के साथ भुगतान भी प्राप्त कर सकता था। शौर्य ने उसे जल्दी ही बंद कर दिया। उसे देखते ही वह चकित हो गया। पहली बार जब वह यहाँ आया तो उसने आत्मा मार्शल अवस्था को तोड़ने के लिए बस मुफ्ती आकर्षण मंत्र डाउनलोड किया। उसके बाद वह एक आत्मा शरीर बन गया। ये साधना सामान्य साधकों से अलग थी। उन्होंने स्पष्टीकरण खोजने के लिए लंबे समय तक मंचों में खोज की ज्वार के बाद उसने सिर्फ एक नश्वर विकास राज्य आत्मा बल साधना अनुभव पत्रिका खरीदी और उसके पास संघीय योगदान अंक समाप्त हो गए। इस प्रकार उसने अन्य चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। इस बार उन्हें अपने खाते में 580 के संघीय अंशदान अंक देखकर बहुत आत्मविश्वास महसूस हुआ। वह हर चीज़ से गुजरने वाला था। साइट पर कई टैब थे जिनमें मार्शल तकनीक, खजाना, चर्चा, प्रसिद्ध शिक्षकों का मार्गदर्शन और यहाँ तक कि मिशन भी शामिल थे। इसके अलावा मुख्य पृष्ठ पर कुछ गर्म खबरें और ब्लॉग तथा क्लिप भी थीं। शौर्य ने विभिन्न टैब्स को देखा और सोचा कि उसमें क्या कमी रह गई थी। इस समय उनके बारे में सबसे मजबूत पहलू ईश्वरीय कला थी। अगर कोई ऐसी चीज़ थी जो उन्हें बहुत बड़ा सुधार ला सकती थी तो वह दिव्य कला ही थी। शौर्य शारीरिक और मानसिक बल की गुप्त तकनीकों के बारे में भी सोच सकता था। फिर भी अपनी शक्ति में सुधार करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। उन्होंने मार्शल तकनीक ब्लॉक खोला। इस टैब को भी कई ब्लॉकों में विभाजित किया गया था। इसमें नश्वर विकास अवस्था से नीचे के लोगों के लिए मार्शल तकनीक और नश्वर विकास अवस्था और उससे ऊपर के लोगों के लिए अनुभव, विचार, गुप्त तकनीक और दिव्य कलाएं शामिल थीं। पिछली बार जब उसने लॉग इन किया था तो कोई गुप्त तकनीक और दिव्य कला टैब नहीं था। स्पष्ट रूप से ये केवल उसके अधिकार में वृद्धि के कारण दिखाई दिया। कुछ अनोखी पारिवारिक विरासत के अलावा मार्शल आर्ट स्थल पर लगभग सभी मार्शल तकनीकें उपलब्ध थीं। शौर्य ने मुस्कुराते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के दिव्य कला अनुभाग खोल दिया। वह ये देखने जा रहा था कि दिव्य कलाओं की कीमत कितनी है। इसे खोलते ही उसका उत्साहित चेहरा जम गया और उसकी मुस्कान गायब हो गई। देखो उसने क्या पाया। दिव्य कला, अग्नि क्लोन, संघीय अंशदान अंक 80 मिलियन। शौर्य, उसने चुपचाप वेबसाइट बंद कर दी और खिड़की से बाहर देखा। तारे बहुत चमक रहे थे। इस प्रणाली का सूर्य रात्रि के आकाश में एक विशाल आग के गोले की तरह था जो गर्मी और प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। हालांकि ये गर्मी शौर्य के दिल की ठंडक को दूर नहीं कर सकी। उसने ज़रूर गलत किताब खोली होगी। उसने वेबसाइट को रिफ्रेश किया और पुनः दिव्य कला अनुभाग पर कांपते हुए क्लिक किया। सबसे ऊपर वाला पहला अभी भी अग्निक्लोन था। कीमत अभी भी 80 मिलियन संघीय अंशदान अंक थी। शौर्य ने अपने संतुलन को देखा और अचानक रोना चाहा। वह नहीं जानता था कि यदि वह गृहस्थ अवस्था में पहुंच भी जाए तो भी क्या वह इतना कमा पाएगा। शौर्य को लगा कि यह वेबसाइट एक बहुत बड़ा घोटाला है। वह ये सब कैसे वहन कर सकता था। ये सोचते हुए शौर्य ने दिव्य कला के लिए जानकारी पृष्ठ पर क्लिक किया। फ्लेम क्लोन, फायर क्लोन को अलग करने के लिए फायर गॉड आर्ट का उपयोग करें। क्लोन की शक्ति आपकी गॉड आर्ट की ताकत, आपकी फायर गॉड आर्ट की गुणवत्ता और आपकी खुद की शक्ति पर निर्भर करती है। अगर सब कुछ वाकई मजबूत था तो क्लोन मजबूत होगा। अगर नहीं तो क्लोन का इस्तेमाल सिर्फ लाइन में खड़े होकर एक अतिरिक्त नंबर जोड़ने के लिए किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब आप इस दिव्य कला को पूरी तरह से सीख लेते हैं तो आप अवतार को हजारों क्लोनों में विभाजित कर सकते हैं।
प्रत्येक क्लोन में चेतना नहीं होती है, लेकिन उसमें बुनियादी युद्ध प्रवृत्ति होती है। लेकिन ये तो पहले से ही काफ़ी भयानक था। यदि यह पर्याप्त न हो तो क्लोन आत्मविनाश का प्रयास करें। यह विस्फोट परमाणु बम से भी अधिक भयानक होगा। हजारों क्लोन एक साथ फट रहे हैं। शौर्य को लगा कि इस बारे में सोचने से ही उसका दिमाग हिल रहा है। शौर्य की आंखें हरी थीं। अरे बाप रे, उसके पास अग्नि देव कला थी और उसकी देव कला कमजोर नहीं थी। अगर उसके पास ये दिव्य कला होती तो क्लोनों के पास उसकी आधी शक्ति भी होती तो यह आश्चर्यजनक होता। अब जाकर शौर्य को एहसास हुआ कि दैवीय कला कितनी भयानक थी। लेकिन उसका संतुलन देखकर वह मुरझा गया। वह सोचता था कि वह बहुत धनवान है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह कितना भोला था। एक लंबी चुप्पी के बाद शौर्य ने अपने होठों को काटा और आग के क्लोन से दूर देखा। उसने दूसरी दिव्य कला की ओर देखा। दिव्य कला, स्टार क्रिपलिंग पंच। संघीय अंशदान अंक 60 मिलियन। नाम पढ़कर ही लग रहा था कि यह बहुत मजबूत है। शौर्य का मुंह हैंग गया। उसने क्लिक करके देखा। ये भौतिक दैवीय कला वाले लोगों के लिए एक दिव्य कला थी। उदाहरण के लिए जेवियर का ब्लैक स्टार शरीर। ये भौतिक देव कला की शक्ति को पूरी तरह से उन्मुक्त कर देगा और किसी ग्रह को भेदने की अनुमति देगा। बेशक, जब तक आपका शरीर पर्याप्त मजबूत है, आपको इसका उपयोग करने के लिए किसी भौतिक देव कला की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि आमतौर पर जो साधारण मार्शल कलाकार इसका प्रयोग करते थे, उनके शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। शौर्य वहां से चला गया और नीचे देखने लगा। दिव्य कला के कई प्रकार थे। मुख्य कला में तात्विक दिव्य कला, भौतिक दिव्य कला और मानसिक शक्ति दिव्य कला शामिल थी। एक विशेष देव कला दिव्य कला भी थी। उदाहरण के लिए बहते पानी की तलवार संरचना, जिसके लिए तलवारों की आवश्यकता होती है। शौर्य ने तलवार संरचना के बारे में सोचा जिसे जियान शाओनिंग ने 2 ब्लेड वाले दानव चमत्कारों को रोकने के लिए इस्तेमाल किया था। उनकी शक्ति समान थी, लेकिन वह 2 को आसानी से रोक सकता था। ये दिव्य कला की शक्ति थी। शौर्य ने तलवार के निर्माण की कीमत देखी। ये 4 मिलियन संघीय योगदान अंक था। शौर्य ने चुपचाप सिर हिलाया। ये बहुत महंगा नहीं था, लेकिन वह इसे वहन नहीं कर सकता था। वह लो पॉवर्टी से था। 4 मिलियन संघीय अंशदान अंक बचाने में उसे कितना समय लगेगा? शौर्य का दिल दुख गया। संघ के पास बहुत ज्यादा दिव्य कलाएं नहीं थीं। उनमें से सिर्फ 10 ही थीं। बेशक, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसका अधिकार अभी तक काफी ऊंचा नहीं है। इसके बावजूद संघ में 100 से अधिक दिव्य कलाएं नहीं होनी चाहिए। शौर्य ने नीचे के खंडों को देखा और जल्द ही अंतिम खंड पर पहुंच गया। अंतिम को पवन के पंख कहा गया। इसका मूल्य 1.2 मिलियन संघीय अंशदान अंक था। ये पवन देवता की कला का उपयोग करके आपके पीछे पंखों की एक जोड़ी बनाने के लिए था। यह आपकी गति को फिर से बहुत अधिक बढ़ा सकता है। बेशक, यह आपके साधना स्तर और आपकी देव कला की शक्ति पर निर्भर करेगा। शौर्य के लिए यह बहुत व्यावहारिक था, लेकिन वह इसे वहन नहीं कर सकता था। 1.2 मिलियन उसके लिए एक खगोलीय कीमत थी। शौर्य ने चुपचाप पृष्ठ छोड़ने से पहले एक बार और उस पर नजर डाली। वह बिस्तर पर बेजान सी आहें भरता रहा। फिर शौर्य की आंखें अचानक चमक उठी जब वह उठा। उसे याद आया कि वह पॉकेट हंटिंग आयाम से भगवान की कला प्राप्त कर सकता है। उसे बस ब्लू बर्ड बॉस को मारने की जरूरत थी। ये सोचते हुए शौर्य वापस लेट गया। जब तक वह उस बॉस को मार सकेगा, तब तक वह शायद हवा के पंख भी खरीद सकेगा, है ना? निराशा के एक क्षण के बाद शौर्य फिर से उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। इस बार वह गरीबी से नहीं हारने वाला था। वह मार्शल आर्ट की वेबसाइट देखना समाप्त करने जा रहा था। शायद उसे कहीं और कुछ उपयोगी चीज मिल जाए। शौर्य ने मार्शल तकनीक अनुभाग को देखना शुरू किया। मार्शल तकनीक उसके लिए उपयोगी नहीं थी, लेकिन वह दिव्य कला खरीदने में असमर्थ था। उसने पहले भी एक खरीदने का अनुभव किया था, लेकिन उसका आत्मिक बल साधना स्तर कम था। यह इसके लायक नहीं था। थोड़ी देर सोचने के बाद शौर्य ने अपनी नज़र गुप्त तकनीकों पर डाली। नश्वर विकास अवस्था और उससे ऊपर के लिए यह आपकी युद्ध शक्ति में सुधार करने का एक और साधन था। शौर्य ने आंखों में आशा भरी नजरों के साथ पेज खोला। कई तरह की गुप्त तकनीकें थीं, जिनमें शारीरिक बल गुप्त तकनीक, मानसिक बल गुप्त तकनीक और यहाँ तक कि आत्मा बल गुप्त तकनीक भी शामिल थी। इनके अलावा कुछ आत्मा विनाशकारी तकनीकें और गुप्त तकनीकें भी थीं जिनमें विशेष प्रभावों का इस्तेमाल किया जाता था। शौर्य ने गुप्त तकनीक पृष्ठ को देखा। जो लोग ईश्वरीय कला जानते थे वे अल्पसंख्यक थे। अधिकांश मार्शल कलाकार खुद को बेहतर बनाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति और गुप्त तकनीकों के अपने ज्ञान पर निर्भर थे। उदाहरण के लिए, एक आत्मा बल संपीड़न और रिलीज गुप्त तकनीक एक व्यक्ति की आत्मा बल को थोड़े समय में काफ़ी हद तक मुक्त कर सकती है और यहाँ तक कि उस व्यक्ति को एक भगवान कला मार्शल कलाकार से लड़ने की अनुमति भी दे सकती है। हालांकि इसके कुछ प्रतिकूल दुष्प्रभाव भी थे।
सबसे पहले, अगर भौतिक शरीर पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं था, तो वह आत्मिक शक्ति के विस्फोट को झेलने में सक्षम नहीं होगा। दूसरा, यद्यपि यह कुछ समय के लिए आपकी शक्ति बढ़ा सकता है, परंतु आपकी आत्मिक शक्ति शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी और आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। संक्षेप में, इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों थे। इस तरह की गुप्त तकनीकें दिव्य कलाओं से कहीं ज्यादा सस्ती थीं। आप इन्हें 100 के संघीय योगदान बिंदुओं के साथ खरीद सकते हैं। वे शौर्य के लिए उपयोगी नहीं थे। स्पष्ट रूप से, आत्मा बल के विस्फोटक उपयोग के लिए देव कलाओं का उपयोग करना बेहतर था। देवकला एक धोखा देने वाले इंजन की तरह थी जो व्यक्ति की शक्ति को बढ़ा देती थी, जबकि एक गुप्त तकनीक की आत्मिक शक्ति का कुल उत्पादन समान रहता था। साथ ही, शरीर को परिष्कृत करने की एक गुप्त तकनीक भी थी। इन गुप्त तकनीकों के बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं थे, लेकिन वे बहुत ज्यादा संसाधनों का उपभोग करते थे। ये शौर्य के लिए भी उपयोगी नहीं था। उसके पास पहले से ही लाल गोले थे और उसका शरीर परिष्कृत करने की क्षमता हर समय सही अवस्था में पहुंच सकती थी। शौर्य की रुचि जिन गुप्त तकनीकों में थी, वे विशेष थीं। उदाहरण के लिए, चीस्टील्थ गुप्त तकनीक। यद्यपि इसकी तुलना चीस्टील्थ गॉड कला से नहीं की जा सकती थी, फिर भी यह अच्छी थी। ये शौर्य के लिए एक बहुत ही उपयोगी गुप्त तकनीक होगी जो हर रात पॉकेट हंटिंग आयाम में जाता था। शौर्य ने कीमत देखी। इसकी कीमत केवल 3 के संघीय योगदान अंक थी। हालांकि यह उपयोगी था, लेकिन यह उन लोगों के खिलाफ बहुत प्रभावी नहीं था जो आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर थे। इसलिए इसकी कीमत बहुत सस्ती थी। शौर्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे खरीद लिया और मुस्कुराया। फिर शौर्य ने फिर से खोज जारी रखी। जल्द ही उसे एक और तकनीक मिल गई, मानसिक शक्ति की गुप्त तकनीक, मन पढ़ना। शौर्य को झटका लगा। उसने उम्मीद से परिचय खोला और जल्द ही थोड़ा निराश हो गया। यह एक मन पढ़ने की तकनीक थी जिसमें दो प्राणियों के बीच मानसिक शक्ति में आवश्यक अंतर बहुत अधिक होना चाहिए। शौर्य की वर्तमान मानसिक शक्ति को देखते हुए वह केवल उन लोगों को ही पढ़ सकता था जो अभी अभी आत्मा मार्शल अवस्था में पहुंचे थे। वे मार्शल कलाकार जो कुछ मानसिक बल रक्षा कलाओं से परिचित थे, भले ही वह मात्र ज्ञान ही क्यों न हो, उन्हें वह नहीं पढ़ाते थे। शौर्य ने अंततः इसे खरीदने से पहले कुछ देर तक हिचकिचाहट महसूस की। यह न तो भगवान की कला थी और न ही दैवीय कला। किसी को इससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वैसे भी यह महंगा नहीं था। इसकी कीमत सिर्फ 5 के संघीय योगदान अंक थी। शायद वह किसी समय इसका इस्तेमाल कर पाएगा, है न? राओ वेएस। फिर शौर्य ने अन्य गुप्त तकनीकों को देखा। उसे कुछ भी बहुत दिलचस्प नहीं लगा, इसलिए उसने पेज छोड़ दिया। उन्होंने 8000 संघीय अंशदान अंक खर्च करके एक चीस्टील्थ गुप्त तकनीक और मन पढ़ने की तकनीक खरीदी। कुल मिलाकर यह एक अच्छा सौदा था। शौर्य ने खरीदी हुई चीजें प्राप्त करते हुए मुस्कुराया। खरीदारी से मिलने वाली संतुष्टि ने उसे यह वास्तविकता भुला दी कि वह वास्तव में गरीब था। उसका मूड तुरंत बदल गया। मार्शल तकनीक अनुभाग समाप्त करने के बाद शौर्य ने खजाना अनुभाग खोला। इस खंड को खनिजों, आत्मिक सामग्री, आत्मिक फल, आत्मिक वस्तुओं, सीरम और जादुई कलाकृतियों में विभाजित किया गया था। शौर्य ने फिर खनिज वाला भाग खोला। सबसे ऊपर एक अयस्क था जिसे स्टार कोर मैरो कहा जाता था। हाँ, 15 मिलियन संघीय योगदान अंक। शौर्य ने कुछ क्षणों तक चांदी जैसे तरल पदार्थ को देखा और फिर चुपचाप इस खंड से बाहर निकल गया। वह सचमुच बहुत गरीब था। फिर उसने दूसरे भागों को देखा। आत्मा सामग्री, फल और वस्तुएं प्राकृतिक थीं, जबकि सीरम और जादुई कलाकृतियां कृत्रिम थीं। सबसे आगे की ओर जो थे वे सभी बहुत महंगे थे। वे दिव्य कलाओं से सस्ते नहीं थे। सौभाग्य से इस पहलू की मांग बहुत ज्यादा नहीं थी। जब वह विश्वविद्यालय लौटेगा तो वह अपना खुद का आत्मा शक्तियुक्त कवच बनाएगा। शायद वह यहाँ से कुछ सामग्री खरीदेगा। शौर्य ने फिर चर्चा मंचों को देखा। पहले वह सबसे ऊपर नश्वर विकास अवस्था अनुभाग देख सकता था, लेकिन अब वह ग्रहीय अवस्था अनुभाग तक पहुंच सकता था। उन्होंने छिद्र खोलने की अवस्था, नश्वर विकास अवस्था और ग्रहीय अवस्था के पदों को देखा। उनमें से अधिकांश साधना के मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। शौर्य को अपने लिए कुछ भी उपयोगी नहीं मिला, इसलिए वह चला गया। यहाँ प्रसिद्ध शिक्षक अनुभाग भी था जहाँ आप अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए शक्तिशाली लोगों से मुलाकात कर सकते थे। वहाँ कुछ वीडियो भी उपलब्ध थे जहाँ से आप सीख सकते थे। बेशक इसके लिए शुल्क लिया जाता था। एपर्चर खोलने वाले राज्य के साथ अपॉइंटमेंट लेने पर 500 संघीय योगदान अंक खर्च होते हैं। शौर्य, क्या उसे कुछ जेब खर्च कमाने के लिए अपना नाम वहाँ छोड़ देना चाहिए? शायद 10 साल बाद वह हवा के पंख खरीदने में सक्षम हो जाएगा। तब शौर्य को एहसास हुआ कि उसकी साधना दूसरों से अलग है। वह शायद किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। शौर्य को लगा कि आय का एक और स्रोत अवरुद्ध हो गया है। इसके बाद उन्होंने अंतिम अनुभाग मिशन खोला। सबसे ऊपर 3 बड़े खूनी शब्द लिखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे हत्या के इरादे से भरे हुए हों।
दानव शिकार सूची। कुछ दिन पहले जब उसे व्हाइट ब्लेड हत्या सूची में शामिल किया गया था तो नांगोंग जिंग ने उसे मानव संस्करण दानव शिकार सूची के बारे में बताया था। इसे भी 3 भागों में विभाजित किया गया था, 1 सितारा, 2 सितारा और 3 सितारा। 1 सितारा व्हाइट ब्लेड हत्या सूची के अनुरूप था, 2 सितारा रक्त ब्लेड हत्या सूची के अनुरूप है, 3 सितारा ब्लैक ब्लेड हत्या सूची के अनुरूप है। शौर्य 2 सितारा और 3 सितारा सूचियों को देखना भी नहीं चाहता था। वह उन्हें हरा नहीं सकता था और न ही उनसे भाग सकता था। वह 1 सितारा सूची को देखना बेहतर समझ सकता था, वे उसके ज्यादा करीब थे। 1 स्टार सूची में सबसे ऊपर गुबुयाते नामक एक ब्लेड दानव था। उसकी युद्ध शक्ति नश्वर विकास अवस्था के बहुत करीब थी। उसके पास अंतरिक्ष क्षेत्र की देवकला और जनपूर्व दानव शरीर था। उसका आक्रमण और बचाव बेहद भयानक था। उसने कई शक्तिशाली मनुष्यों को मार डाला और युद्ध के मैदान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसे मारने का इनाम 6 मिलियन संघीय अंशदान अंक था। दूसरा मोमोएडे नामक एक विलक्षण सेनापति था। उसकी शक्ति केवल छिद्र खोलने की अवस्था के तृतीयक चरण में थी, लेकिन उसके पास बहुत ही दुर्लभ भविष्यवाणी करने वाली देवकला थी। ये समय से संबंधित एक देवकला थी। किसी व्यक्ति के भविष्य की भविष्यवाणी करने की संभावना अधिक होती है। जिन युद्धों में वह शामिल था उनमें मनुष्य कभी नहीं जीता था। इसके अलावा उन्हें 6 मिलियन संघीय अंशदान अंक भी दिए गए। तीसरे स्थान पर लुलुओक्सीसी थे, जो एक वैज्ञानिक प्रतिभा थे। उनकी शक्ति भी एपर्चर खोलने की अवस्था के तृतीयक चरण में थी। उनकी ईश्वरीय कला सुपर ज्ञानोदय थी। वह सब कुछ सीखने में अविश्वसनीय थे, चाहे वह मार्शल आर्ट हो या विज्ञान या फिर कमांडिंग। क्योंकि मार्शल आर्ट के लिए गुबुयाते और कमांडिंग के लिए मोमोएडे थे, इसलिए उन्होंने वैज्ञानिक क्षेत्र को चुना। इसके बावजूद उनकी युद्ध शक्ति कम नहीं हुई। उसे मारने का इनाम भी 6 मिलियन संघीय अंशदान अंक था। उन्हें नई पीढ़ी के 3 सबसे शक्तिशाली राक्षस कहा गया। ब्लेड दानव के दानव राजा ने उन्हें डॉन ब्लेड्स के रूप में अभिषेक किया। उनके पुरस्कार सबसे निचले स्थान वाले 2 सितारा सूची के राक्षसों की तुलना में बहुत अधिक थे। 1 सितारा सूची में चौथे स्थान पर रहे ब्लेड डेमन प्रोडिजी के लिए इनाम केवल 2.5 मिलियन था। सूची में आगे चलकर योगदान अंकों में धीरे धीरे कमी आई। लगभग 2000 पर इनाम केवल 500 के संघीय योगदान अंक था। शौर्य ने उसकी कुल संपत्ति देखी, यह उसकी संपत्ति के काफी करीब थी। शौर्य ने सूची में ब्लेड राक्षसों पर नजर डाली। गरीबी ने उसकी आंखों को ढक लिया। वह इन लोगों का शिकार करने जाना चाहता था। हालांकि उनका विवेक अभी भी बरकरार था और वे चुपचाप इस सूची से बाहर हो गए। शौर्य ने खिड़की से बाहर देखा और गहरी सोच में डूब गया। कुछ क्षण बाद उसने मार्शल आर्ट साइट पर नजर डाली। वहां सरकारी मिशन के साथ साथ निजी और कॉर्पोरेट मिशन भी थे। अधिकांश सरकारी मिशनों को संघीय अंशदान अंकों से मुआवजा दिया गया, जबकि निजी और निगम मिशनों को सभी प्रकार से पुरस्कृत किया गया। शौर्य ने कुछ मिशनों पर लापरवाही से नजर डाली। एस्ट्रल स्पिरिट कॉर्पोरेशन एक बॉडीगार्ड को काम पर रख रहा था। ग्राहक सीईओ की बेटी थी। अगला, एक नश्वर विकास राज्य चिलचिलाती धूप के फूल की तलाश में था। वह क्या था? शौर्य ने आगे नीचे देखा। अगला मिशन सरकार द्वारा जारी किया गया था। यह एक वांछित मिशन था। लक्ष्य एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसका एपर्चर खोलने की क्षमता 60 जोड़ थी। शौर्य को इसकी परवाह नहीं थी। ये व्यक्ति उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। वे देखते रहे। कई मिशन थे। यदि आप मिशन स्वीकार करते हैं तो आपका विवरण उस व्यक्ति को भेजा जाएगा जिसने मिशन को अंजाम दिया था, और वे तय करेंगे कि आपको काम पर रखा जाए या नहीं। शौर्य ने मिशन सेक्शन बंद कर दिए। वह मुख्यालय बेस के अंदर ही रहने वाला था। वह मिशन पूरा करने के लिए बाहर नहीं जा सकता था। प्रवेश परीक्षा के बाद वह स्कूल वापस चला जाएगा। उसे नहीं पता था कि स्कूल कैसा होता है, इसलिए वह अभी मिशन स्वीकार नहीं कर सकता था। यदि संभव हुआ तो वह कुछ मिशनों पर जाने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि क्या वह पवन पंख खरीदने के लिए $1.2 मिलियन जुटा सकते हैं। इससे उसकी लड़ाई को बहुत लाभ हुआ और चूंकि वह व्हाइट ब्लेड हत्या सूची में था, इसलिए उसे आसानी से भागने में मदद मिली। उसे इस दिव्य कला की बहुत आवश्यकता थी। शौर्य की अब ज़्यादा ज़रूरतें नहीं थीं, इसलिए उन्होंने शेष 570 के संघीय अंशदान अंक खर्च नहीं किए। साइट छोड़ने के बाद शौर्य बिस्तर पर बैठ गया और मन पढ़ने की तकनीक और चीचुप के तकनीक का अभ्यास करने के लिए एक बैंगनी रंग के गोले का उपयोग करना शुरू कर दिया। ये दोनों गुप्त तकनीकें कठिन नहीं थीं। बैंगनी रंग के गोले की मदद से उसने 3 घंटे में ये दोनों सीख लीं। उसने अपनी आंखें खोली और बाहर देखा। अंधेरा हो चुका था। छात्रावासों में सन्नाटा था। सभी ने शायद अपने संघीय योगदान अंकों से बहुत सारी चीजें खरीदी थीं और साधना में डूबे हुए थे। इस समय शौर्य के मन में एक साहसिक विचार आया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी मानसिक शक्ति को स्थानांतरित कर दिया। वह एक अलौकिक आयाम में प्रवेश कर गया। यहाँ 2 दस्तावेज मौजूद थे।
ये पॉकेट हंटिंग आयाम के दो विकल्प थे। शौर्य दूसरे में नहीं गया, बल्कि पहले में वापस चला गया। वह घास के मैदानों में दिखाई दिया और उससे थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत बड़ा खरगोश था। वह खुशी खुशी घास चबा रहा था, तभी अचानक शौर्य प्रकट हुआ और उसे डरा दिया। शौर्य ने खरगोश को देखा, यह उसे बहुत छू गया। वे पुराने दोस्त थे। दूसरे नक्शे का खरगोश वास्तव में खरगोश नहीं था, ये बहुत डरावना था। एक नज़र पड़ते ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मानचित्र पर खरगोश बहुत प्यारे थे। कुछ देर तक शौर्य को घूरने के बाद वह जमीन से उछलकर शौर्य की ओर दौड़ा। खरगोशों को देखते हुए शौर्य की आंखें अत्यंत कोमल थीं। ये दृश्य ऐसा था, बहुत जाना पहचाना। जब वह पहली बार यहाँ आया था तो वह बहुत चिंतित था, लेकिन अब उसे लगा कि यह खरगोश काफी प्यारा और रोआदार है। शौर्य की आंखों में एक हरे रंग की रोशनी चमक उठी और खरगोश हवा में मडरा गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि खरगोश कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। वह शौर्य को घूरता रहा। कुछ सेकंड के बाद खरगोश चकित हो गया। उनके बीच की दूरी बिल्कुल भी नहीं बदली थी। क्या हुआ? जल्द ही खरगोश को एहसास हुआ कि वह हवा में फंस गया था। खरगोश घबरा गया और संघर्ष करने लगा। शौर्य ने मुस्कुराते हुए खरगोश को अपने पैरों को लात मारते हुए और अपने गोल-मटोल शरीर को मरोड़ते हुए देखा। उसे लगा कि यह लड़का और भी प्यारा था। शौर्य इसे खाना चाहता था। अफसोस, वह खा नहीं सका। फिर शौर्य ने हवा के साथ खरगोश को अपने करीब खींच लिया। ये देखकर कि वह कितना चिंतित था, शौर्य ने उसके सिर पर थपथपाया और कहा, अच्छा खरगोश, मैं कोई बुरा व्यक्ति नहीं हूं। डरो मत। शौर्य बस एक दिलचस्प प्रयोग करना चाहता था। चूंकि मन पढ़ने की तकनीक जीवित प्राणियों के मन को पढ़ सकती थी, इसलिए वह वास्तव में इस बात को लेकर उत्सुक थे कि पॉकेट हंटिंग आयाम में जानवर क्या सोचते हैं। यह एक रहस्य था और वह इसका पर्दाफाश करेगा। शौर्य ने मन पढ़ने की तकनीक का उपयोग किया और अपनी मानसिक शक्ति को खरगोश के मस्तिष्क तक विस्तारित किया। शौर्य की वर्तमान मानसिक शक्ति के साथ आत्मा मार्शल अवस्था से नीचे के लोगों के लिए सफलता दर लगभग 100% थी। ये खरगोश क्रूर था, लेकिन यह आत्मा मार्शल अवस्था तक नहीं पहुंचा था। शौर्य की मानसिक शक्ति उसके विचारों में और गहराई तक फैल गई। खरगोश की सोच बहुत अस्तव्यस्त थी। मन पढ़ने की तकनीक केवल बुनियादी स्तर के विचारों को ही पढ़ सकती थी। शौर्य कुछ भी पढ़ने में सक्षम नहीं लग रहा था। क्या प्रयोग असफल होने वाला था? ठीक इसी समय शौर्य की दृष्टि काली हो गई। उसके दिमाग में अनगिनत दृश्य घूम गए। शौर्य ये भी नहीं देख पाया कि दृश्य क्या था। कुछ समय बाद इस साधारण किंतु अवर्णनीय दृश्य में प्रकाश बंद हो गया। इस अंधेरे स्थान में प्रकाश का केवल एक ही बिंदु था। जब शौर्य ने इसे स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश की तो उसकी मानसिक शक्ति शिथिल हो गई और दृश्य गायब हो गया। तभी शौर्य ने अपनी आंखें खोलीं और वह वापस छात्रावास में आ गया। शौर्य, क्या हुआ? वह तो बस खरगोश पर मन पढ़ने की तकनीक का इस्तेमाल करना चाहता था। वह पॉकेट हंटिंग आयाम से बाहर क्यों था? उसकी मृत्यु कैसे हुई? शौर्य बिस्तर पर लेट गया और उस दृश्य को याद करने लगा। वह क्या था? जेब में शिकार करने वाला एक जानवर? क्या वह स्थान पॉकेट हंटिंग आयाम में था, या फिर उस खरगोश का विचार किसी बड़े बॉस के विचार से जुड़ा था? शौर्य को यह नहीं मिला, इसलिए उसने हार मान ली। जब वह अधिक शक्तिशाली हो जाए तो उसे धीरे धीरे इसका अन्वेषण करना चाहिए। शौर्य को अचानक एहसास हुआ कि उसे आज पॉकेट हंटिंग आयाम से कुछ भी नहीं मिला। शौर्य ने अपनी छाती को छुआ। उसे दर्द हुआ, उसे कुछ नहीं मिला। थोड़ी देर तक निराश रहने के बाद शौर्य ने अस्तव्यस्त विचारों को त्याग दिया और उठकर बैठ गया। खेती। इन 5 दिनों में उसकी आत्मा शक्ति साधना का स्तर एक और स्तर ऊपर उठ गया और वह गूढ़ मार्शल अवस्था स्तर 7 तक पहुंच गया। हालांकि उसे केवल एक बिजली देवता कलाओब और एक पुनर्जनन देवता कलाओब ही मिला। देवकला के गोले के बिना शौर्य ने लाल गोले का उपयोग साधना के लिए किया। अल्पविराम। जल्द ही अगला दिन आ गया। शौर्य ने अपनी आंखें खोलीं और अपने हाथों को जोड़ लिया, पिछली रात की साधना के परिणामों को महसूस करते हुए। निरंतर सुधार। वह मुस्कुराया और उठ खड़ा हुआ। उसने अपने पैर तानकर धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकल गया। लिविंग रूम के अंदर येम्यू सोफे पर बैठकर खुशी से नाश्ता कर रहा था। कॉफी टेबल पर 10 से ज्यादा बन रखे हुए थे। उसने शायद उन्हें बाहर से खरीदा होगा। शौर्य ने उसकी मुस्कान पर नजर डाली और पूछा, क्या हुआ? तुम इतने खुश क्यों हो? येम्यू मुस्कुराया, मैंने कल एक एपर्चर ओपनिंग स्टेट स्वॉर्ड सूत्र खरीदा था। मैं कल रात प्रशिक्षण मैदान में इसका अभ्यास करने गया था। यह मेरे लिए बहुत मददगार था। शौर्य मुस्कुराया, स्पष्टतः इस व्यक्ति में सुधार हुआ है, अन्यथा वह इतना खुश नहीं होता। इयान और जेवियर अभी भी अपने कमरों में थे। शौर्य ने कुछ बंस खाए और फिर दोनों ने 25वें ग्रह पर स्थिति को देखा। ये काफी स्थिर था, इसलिए वे खेती करने के लिए अपने कमरों में वापस चले गए। अल्पविराम।
इसके 3 दिन बाद पॉकेट हंटिंग आयाम में शौर्य घास में खड़ा था। उसके सामने एक हरा बकरा और बिजली चमकती हुई बैंगनी बकरी थी। दोनों की लंबाई 3 मीटर से ज्यादा थी। उनकी आंखें लाल और क्रूर थीं, जबकि उनके तीखे दांत साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने शौर्य पर अपने तीखे सींग तान दिए। शौर्य बहुत शांत था। उनकी शक्ति लगभग 5 एपच थी। इन कुछ दिनों की साधना के बाद शौर्य की युद्ध शक्ति 6 एपच तक पहुंच गई थी। उन दोनों को मारना कठिन नहीं था, लेकिन वह अभी एक प्रयोग कर रहा था। उनकी शक्ति देवकला लंबे समय से 5 गुना शक्ति वृद्धि पर अटकी हुई थी। अपने वर्तमान शरीर के साथ वह 6 या 7 बार तक पहुंचने के लिए पर्याप्त मजबूत था। शक्ति देवकला एकमात्र देवकला थी जो उसने स्वयं सीखी थी। हर दिन शक्ति देवकला का उपयोग करने के साथ साथ अपनी स्वयं की सीखों के बाद शौर्य को लगा कि वह 6 गुना शक्ति वृद्धि का प्रयास कर सकता है। उसने दोनों बकरियों की ओर देखा। एक क्रिस्टल रंग चमक उठा। इस समय शौर्य ने भौहें सिकोड़ लीं। शक्ति में वृद्धि के कारण उसके शरीर में चुभन भरा दर्द हो रहा था। शक्ति में वृद्धि अस्थिर थी और किसी भी समय वापस गिर सकती थी। शौर्य के शरीर के बाहर बिजली की लहरों ने हवा को हिला दिया। उसके केंद्र में होने से हवा हवा में बदल गई और सभी दिशाओं में फैल गई। शौर्य के शरीर से एक भयानक दबाव निकला। दोनों सतर्क बकरियां थोड़ा पीछे हटना चाहती थीं। उन्हें शौर्य से मौत का खतरा महसूस हुआ। शौर्य ने ये देखा और मुस्कुराया। उसके शरीर पर हवा, आग और बिजली दिखाई दे रही थी। अस्थिर क्रिस्टल रंग के साथ ये बहुत जीवंत लग रहा था। उसने अपने घुटने मोड़े और जमीन से उछल पड़ा। गड़गड़ाहट। एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और शौर्य जहां खड़ा था वहां 100 मीटर की गहरी खाई दिखाई दी। उसका शरीर तुरंत पवन बकरी के बगल में दिखाई दिया। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, उसने अपना दाहिना पैर उठाया और बकरी की ओर घुमाया तथा उसके पेट पर हवा, आग और बिजली के जोरदार प्रहार किए। गड़गड़ाहट। बकरी की वायु देवकला और आत्मा बल अवरोध केवल एक पल के लिए डगमगाया और फिर कागज की तरह फट गया। एक विचित्र के बाद 3 मीटर लंबी बकरी एक हरे रंग की किरण में बदल गई और कुछ 100 मीटर की दूरी पर उड़ गई। जिस जगह से वह अनाजी, वहां खून के छींटे पड़ गए। अंततः बकरी जमीन पर उतरी और 100 मीटर तक घास पर सरकती रही, फिर रुक गई। ऐसा दृश्य देखकर बिजली बकरा, जो पवन बकरे का साथी था, दहाड़ने लगा। उसने अपने तीखे विद्युत हौनों से शौर्य पर हमला किया। शौर्य इस बकरी को भी लात मारकर भगाने की योजना बना रहा था, लेकिन अचानक क्रिस्टल का रंग चमक उठा और शक्ति देवकला के माध्यम से उसकी शक्ति में वृद्धि 5 गुना हो गई। शौर्य ने हौंफते हुए हमला टाल दिया। उसे लगा कि उसकी शक्ति फिर से बढ़ गई है। ये 5 से 6 गुना वृद्धि के बीच झूल रहा था। शौर्य का मानना था कि अगर उसके पास कुछ और समय होता तो ये 6 गुना पर स्थिर हो जाता। शौर्य प्रकाश की धारा में बदल गया और बुरी तरह घायल बकरी के पास प्रकट हुआ। उसने मुक्का मारा और मुक्के का बल बकरी के मस्तिष्क में चला गया, जिससे उसकी जान चली गई। फिर मानसिक शक्ति उसके शरीर पर प्रवाहित हुई और क्रिस्टल का रंग फिर से जीवंत हो गया। उसकी शक्ति एक बार फिर बढ़ गई। ये देखकर बिजली बकरी भागना चाहती थी, लेकिन शौर्य पहले से ही उसके बगल में आ गया। गड़गड़ाहट। शौर्य ने उसे मुक्का मारा। आग और हवा का झोंका आया और बिजली चमकने लगी। उसने तुरंत उसके बचाव को तोड़ दिया और एक मुक्का मारकर उसे मार डाला। शौर्य ने धूल में बदलती 2 बकरियों को देखा और हौंफने लगा। बिजली देवता की कला अब उनकी लड़ाकू शक्ति का एक हिस्सा हो सकती है। फिर भी वह अभी तक इसे हवा और आग के साथ नहीं मिला सका। फिर भी समलन के क्षेत्र में उनके पिछले अनुभव के कारण यह अधिक कठिन नहीं होगा। हालांकि बिजली देवकला और वायु देवकला के सम्मिलन ने वायु और अग्नि की तुलना में बहुत कमजोर वृद्धि प्रदान की। यदि वह शक्ति देवकला और अन्य देवकलाओं का 5 गुना उपयोग करता है तो वह 6 एपचर शक्ति तक पहुंच सकता है। यदि वह शक्ति देवकला का 6 गुना उपयोग करता है तो वह 7 एपचर तक भी पहुंच सकता है। हालांकि शौर्य इस अवस्था में अधिकतम 5 मिनट ही टिक पाएगा। अभी जो कुछ हुआ उससे उसकी सांस फूल गई। यदि वह 4 गुना अधिक शक्ति का उपयोग करता तो 2 बकरियों को मारने में उसे अधिक प्रयास करना पड़ता। वह उन्हें अब की तरह तुरंत नहीं मार सकता था। शौर्य ने हवा और बिजली के क्रिस्टल बॉलर्स के साथ साथ लाल और बैंगनी रंग के गोले भी उठाए। उसने सोचा, शायद वह भगवान की शक्ति से 7 गुना अधिक शक्ति का प्रयास कर सकता था। फिर शौर्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी पूरी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया। पिछले अभ्यास से 6 बार अभ्यास करने और बैंगनी रंग के गोले का उपयोग करने के बाद उसने इसे आधे दिन में ही सीख लिया। फिर वह 7 गुना शक्ति बढ़ाने की कोशिश करने वाला था। तुरंत शौर्य का शरीर टूटने लगा और खून बहने लगा। वह जल्दी से रुक गया। यह मौत से खेलना था। वह इस तकनीक को तब तक अपनाता रहेगा जब तक उसका शरीर मजबूत नहीं हो जाता। फिर पुनर्जनन देवकला के प्रयोग से उसके शरीर ने धीरे धीरे खुद को ठीक कर लिया।
इसके बाद वह एक बार फिर शिकार की राह पर चल पड़ा। 3 दिन पहले मन पड़ने की तकनीक का उपयोग करने से उसकी मृत्यु होने के बाद से शौर्य ने पॉकेट हंटिंग आयाम में जानवरों पर इसे फिर से आजमाने की कभी हिम्मत नहीं की। हालांकि चीस्टील्था तकनीक ने उनकी बहुत मदद की। उन्होंने इन 3 दिनों में पिछले 5 दिनों की तुलना में अधिक कमाई की। वह हर दिन 1 या 2 बेहतरीन कला गेंदें प्राप्त कर सकता था। अल्पविराम। रात को जानवर चीखने लगे और युद्ध की आवाजें उठने लगीं। शौर्य ने कोर मार्शल स्टेट की बड़ी बिल्लियों के एक झुंड को मार डाला और लाल और बैंगनी गोले इकट्ठा कर रहा था। इस क्षण सारी लड़ाई और दहाड़ की आवाजें गायब हो गईं। जगह भयावह रूप से उदास हो गई। शौर्य जल्दी से लेट गया और चीस्टील्था तकनीक का इस्तेमाल किया। उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। क्या ये कोई गुजरता हुआ बॉस था? वह तो वहीं मरने को तैयार था। इसी समय दूर आकाश में अचानक एक बैंगनी प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। यह शाही और रहस्यमय था क्योंकि इसने दुनिया को भेद दिया था। शौर्य चौंक गया। कम से कम कुछ 100 किलोमीटर की दूरी थी, इसलिए शौर्य नहीं देख सका कि अंदर क्या था। वह केवल खंभे में चमकती बैंगनी बिजली का एक बोल्ट देख सकता था। खजाना। क्या उसे जाकर इसकी जांच करनी चाहिए? अचानक प्रकाश स्तंभ की दिशा से कुछ अत्यंत डरावनी गर्जनाएं सुनाई देने लगीं। ये गर्जना कुछ 100 किलोमीटर तक फैल गई और प्रचंड हवा में बदल गई। ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। शक्तिशाली दबाव ने पूरे परिवेश को शांत कर दिया। अचानक भयानक युद्ध की आवाजें आने लगीं। गड़गड़ाहट। ये ध्वनि संपूर्ण आकाश को हिला देने में सक्षम थी। स्तंभ के पास प्रचंड हवाएं, बिजली, धूसर धुंध और काली किरणें थीं। अन्य देव कलाएं भी थीं। यह एक युद्ध रोयाले था। शौर्य ने प्रलय जैसे लड़ाई के दृश्य को देखा। उसे लगा कि वह भाग्यशाली था कि वह बहुत दूर था, अन्यथा वह मर गया होता। उसी समय उसकी आंखें चमक उठीं। खंभे के अंदर क्या है? जब बैंगनी प्रकाश स्तंभ में युद्ध रोयाल हो रहा था, शौर्य की जिज्ञासा पूरी तरह से उत्तेजित हो गई थी। अंदर जो जानवर लड़ रहे थे वे सभी बड़े बॉस के स्तर के थे। अंदर ऐसा क्या छिपा था जो उन बड़े मालिकों को अपनी जान से लड़ने पर मजबूर कर सकता था? शौर्य वास्तव में पास झुककर देखना चाहता था। हालांकि उनकी लड़ाई बहुत भयंकर थी। उस क्षेत्र के 100 किलोमीटर के भीतर रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। वह थोड़ा हिचकिचा रहा था। अगर यह सिर्फ लड़ाई की शॉकवेव थी तो उसे अपनी मौजूदा शक्ति से इसे रोकने में सक्षम होना चाहिए था। हालांकि अगर कोई बॉस लड़ाई को उसकी ओर खींचता है तो उसे भरोसा नहीं था कि वह बच पाएगा। वर्तमान दूरी को देखते हुए यदि वह करीब आ जाए तो ठीक रहेगा। हालांकि जोखिम बहुत बढ़ जाएगा। शौर्य की आंखें चमक उठीं। कुछ क्षण बाद उसने अपने दांत पीस लिए और थोड़ा और करीब जाने का फैसला किया। वह नहीं जानता था कि प्रकाश स्तंभ में क्या है, लेकिन यदि वह गलती से उसे पकड़ लेता तो वह उसे अपने मानसिक आयाम में डाल सकता था। फिर वे बॉस उसका कुछ नहीं कर सकेंगे। अधिक से अधिक वे उसे मार डालेंगे। क्या वह मौत से डरता था? बिल्कुल नहीं। इस प्रकार शौर्य मरने की मानसिक तैयारी के साथ आगे बढ़ गया। गड़गड़ाहट। गर्जन। स्तंभ के पास हवा में कुछ आकृतियां चमकती, टकराती और दहाड़ती थीं। हवा, बिजली और सभी प्रकार की देव कलाएं लगातार चमक रही थीं। आत्मा की शक्ति ने सैकड़ों किलोमीटर तक तेज हवाएं चलाईं। शौर्य थोड़ा और करीब आ गया। 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। अपनी वर्तमान स्थिति में आघात तरंगों में कुछ बल था और शौर्य को तनावग्रस्त कर दिया। शौर्य ने फिर भी आगे बढ़ना चुना। 150 किलोमीटर। इस दूरी पर हवा के ब्लेड और बिजली में कुछ शक्ति थी। शौर्य ने खंभे की ओर देखा। मार्शल आर्टिस्ट जितना मजबूत होता है, उसका शरीर सभी पहलुओं में उतना ही बेहतर काम करता है। उसकी आंखें खंभे के अंदर के दृश्य को मुश्किल से देख पा रही थीं। अंदर एक बैंगनी रंग का रून तैर रहा था। जब वह घूम रहा था तो बिजली कड़कने लगी। शौर्य की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे लगा कि यह बात तो काफी परिचित है। शौर्य ने नीले पक्षी मालिक के जन्मस्थान पर रून शॉट के बारे में सोचा। वह ये नहीं देख पाया कि रून कितना जटिल था, लेकिन वे स्वाभाविक रूप से एक ही थे। ये बिजली की दिव्य कला थी। शौर्य की आंखें हरी थीं। पॉकेट हंटिंग आयाम में स्वर्ग से उतरा रून निश्चित रूप से मजबूत था। हालांकि वह नहीं जानता था कि यह अग्नि क्लोन जितना शक्तिशाली होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से उससे बहुत दूर नहीं होगा। ये पुनर्तः वास्तविक रून था। यदि उसे यह रून मिल जाए तो उसकी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। गड़गड़ाहट। एक काला बाघ और एक ग्रे छिपकली आपस में भिड़ गए। काली और भूरी आत्मा की रोशनी सभी दिशाओं में फैल गई। धरती तुरंत धंस गई और धरती की कई परतें उखड़ गईं। हवा कीचड़ और घास से भर गई। हवा शौर्य की दिशा में बह रही थी। ये देखकर शौर्य का उग्र हृदय शांत हो गया। इन बॉसों के रहते वह क्या कर सकता था? वह आसानी से ब्लू बर्ड बॉस, छिपकली बॉस, लाइटनिंग वॉरहॉर्स बॉस, ब्लैक टाइगर बॉस और अन्य को देख सकता था जिन्हें उसने नहीं देखा था।
पॉकेट हंटिंग आयाम की घास बहुत बड़ी थी। वह सिर्फ शिकार करते हुए अंत तक नहीं पहुंच पाया। उसे ये भी नहीं पता था कि घास के मैदानों के बाहर क्या है। इन बॉसों के यहाँ होने के कारण उसे रून के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिस तरह से वे लड़ रहे थे, शौर्य को पता था कि अगर वह करीब आया तो आग उस पर केंद्रित होगी। वह एक बार भी नहीं झेल सका, आग से निपटना तो दूर की बात थी। युद्ध का मैदान खंभे के चारों ओर घूमता रहा। अधिकांश जानवर खंभे से 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं गए। यदि कोई भी जानवर स्तंभ में प्रवेश करने की कोशिश करता तो अन्य सभी जानवर उस पर हमला कर देते। शौर्य बहुत उत्सुक था। केवल लाइटनिंग वॉरहॉर्स बॉस के पास लाइटनिंग गॉड थी। अन्य बॉस को ये रून मिलने का क्या मतलब था? इसे उनकी अपनी दिव्य कला में परिवर्तित नहीं किया जा सका। लेकिन चूंकि वे सभी इसके लिए लड़ रहे थे तो स्पष्टतः वे सभी इसका उपयोग कर सकते थे। लड़ाई कुछ घंटों तक जारी रही। बॉस की ची पहले से बहुत कमजोर हो गई थी। उन सभी के शरीर पर घाव थे, सिवाय पुनर्जनन देवता कला वाली छिपकली के। दूर दूर तक सूरज धीरे धीरे उगने लगा और क्षितिज को नारंगी रंग से रंगने लगा। अंधेरा छट गया। इस समय बैंगनी स्तंभ घूमने लगा और रून ऐसे चमकने लगा मानो वह किसी भी समय टूट जाएगा। ये देखकर वे बॉस अब और संयमित नहीं रह सके। वे एक दूसरे पर पागलों की तरह हमला करने लगे और प्रकाश के खंभे पर हमला करने की कोशिश करने लगे। वहां दर्द की और भी चीखें थीं। शौर्य, जो पूरी रात छिपा रहा था, उसने सोचा कि शायद उसके पास एक मौका है। शुरुआत में तो वे बॉस उसे आसानी से मार सकते थे, लेकिन अब उनकी शक्तियां बहुत कम हो गई थीं। कुछ समय बाद तो शायद वे हिल भी न सकें। यदि ऐसा है तो क्या वह बैंगनी रून प्राप्त करने में सक्षम होगा? थोड़ा सा ठहरें। यदि ऐसा था तो फिर उसने केवल बैंगनी रंग का रून ही क्यों चुना? वह सब कुछ ले लेगा। यहाँ इतने सारे बॉस हैं कि अगर वह उन्हें मार दे तो उसे बहुत बड़ी कमाई होगी। शौर्य घबरा गया और आशान्वित हो गया। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता था कि वे उसे मौका देते हैं या नहीं। बेशक, हो सकता है कि अचानक कोई सुपर बॉस गुजर जाए। यह उन सभी को पहले के सुनहरे सूरज की तरह कुचल सकता है। शौर्य ने दर्जनों मिनट तक इंतजार किया। कुछ देर के लिए भीषण युद्ध शांत हो गया। वे बॉस रुक गए और हवा में हाँफते हुए तैरने लगे। वे घावों से लथपथ थे और उनके भयानक घावों से बड़ी मात्रा में खून बह रहा था। थोड़ा और इंतजार करो, वे अभी भी उसे तुरंत मार सकते थे। लड़ाई की एक और लहर के बाद वह हमला कर सकता था। शौर्य ने रून को देखने के लिए अपनी पार्श्व दृष्टि का उपयोग किया। बहुत समय नहीं बीता होगा जब ये रून और स्तंभ लुप्त हो गए। वे विरोध नहीं कर पाएंगे। माहौल बहुत भारी था। कोई भी इतनी बड़ी दौलत छोड़ना नहीं चाहता था। इसी समय एक अप्रत्याशित दृश्य सामने आया। प्रकाश की एक पतली लंबी सफेद धारा बॉसों में प्रवाहित हुई। तभी यह अदृश्य लहर उठी और सभी जानवर पागलों की तरह दहाड़ने लगे। वे मुश्किल से हवा में टिक पाए। ये सफेद प्रकाश बिल्कुल भी नहीं रुका और तुरंत ही बैंगनी प्रकाश स्तंभ में चला गया। तभी यह बहती हुई रोशनी रुक गई। यह अज्ञात बॉस प्रकट हुआ। यह एक छोटी सी आकृति थी जिसकी लंबाई 2 मीटर से अधिक नहीं थी। इसका सफेद रोएदार शरीर और लंबे कान थे। ये तुम हो, सुपर खरगोश। वह खरगोश जिसने उसे एक नज़र से ही मार डाला। क्या वह मानसिक शक्ति ईश्वर कला थी? शौर्य को नहीं पता था कि वह अभी आया था या काफी समय से छिपा हुआ था। उसके अलावा सभी जानवर बुरी तरह घायल हो गए। सुपर खरगोश बैंगनी रून के सामने आया और उसे खा गया, जबकि सभी जानवर दहाड़ रहे थे। फिर सुपर सफेद खरगोश बिजली के साथ टिमटिमाया, जबकि उसके मानसिक बल देव कला ने अदृश्य तरंगों को जारी किया। वह खंभे पर तैरता हुआ दहाड़ने लगा। अन्य बॉस की तुलना में यह बेहद छोटा था, लेकिन इसकी दहाड़ चौंकाने वाली थी। चारों ओर एक प्रचंड हवा फैल गई। इसमें अदृश्य मानसिक शक्ति तरंगें और बैंगनी बिजली थी। ओह नहीं, यह ऐसा कर सकता है। रून भी भगवान कला जागृति लाया। ये सेवा की एक श्रृंखला थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सभी बॉस ऐसा चाहते थे। यदि उन्हें यह मिल जाता तो उनके पास 2 देव कलाएं और एक दिव्य कला होती। युद्ध शक्ति में भारी वृद्धि होगी। हालांकि ये तस्वीर सुपर सफेद खरगोश द्वारा ली गई थी। शौर्य का दिल दुख रहा था। वह अभी भी बहुत कमजोर था। वह बॉस के साथ तुलना नहीं कर सकता था। इसी समय आकाश पुनः अंधेरा हो गया। हवा में खतरे की यह अत्यंत प्रबल आभा उभरी, जिससे शौर्य तनावग्रस्त हो गया। उसने ऊपर देखा तो साफ आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। प्रकाश स्तंभ को केंद्र मानकर काले बादलों ने 100 किलोमीटर से अधिक की परिधि को कवर किया। काले बादलों में बिजली चमक रही थी, मानो स्वर्ग का प्रकोप हो। शौर्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल किया और जल्दी से पीछे हट गया। यह शापित खरगोश, ये निश्चित रूप से उस रून में निहित दिव्य कला थी। अन्यथा एपर्चर ओपनिंग स्टेट बॉस की शक्ति इस स्तर का हमला करने में सक्षम नहीं होगी। यह नश्वर विकास राज्य शक्ति थी।
सौभाग्य से खरगोश ने पहली बार इस दिव्य कला का प्रयोग किया था। वह एक पल के लिए एकदम से स्तब्ध रह गया। शौर्य दिव्य कला की सीमा पर था, इसलिए वह हमले की सीमा से बाहर निकल गया। जैसे ही वह उतरा, बिजली पागलों की तरह गरजने लगी। गड़गड़ाहट। उसने अपने पीछे प्रलय जैसे दृश्य को देखा और उसे ठंडा पसीना आ गया। बिजली के बोल्ट काले बादलों में बैंगनी लंबी तलवारों की तरह थे। वे बेहद घने थे और हर प्रहार से जमीन में एक बड़ी खाई बन सकती थी। पूरा क्षेत्र विनाश से आच्छादित था। खंभे के पास खड़े मालिकों की हालत दयनीय थी। वे पहले से ही रून के लिए लड़ते हुए बुरी तरह घायल हो चुके थे। अब वे इस प्रलयकारी बिजली के नीचे बाहर भागते हुए केवल विलाप कर सकते थे। हर प्रहार से उनकी सुरक्षा टूट सकती थी और उनके शरीर जल सकते थे। प्रत्येक बिजली का ऐसा सुन्न करने वाला प्रभाव होता था जो उनकी आत्मिक शक्ति के प्रयोग और शरीर की चपलता को प्रभावित करता था। शौर्य की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ये बहुत मजबूत था। शौर्य की त्वचा रेंग रही थी। वह सचमुच यही चाहता था। उस प्यारे खरगोश ने भागते हुए मालिकों को राजा की तरह घूरा। स्पष्टतः वह भी उन सभी को चाहता था, लेकिन शौर्य के विपरीत जो केवल सपना देख सकता था, ये खरगोश मालिक वास्तव में ऐसा कर सकता था। जल्द ही सभी बॉस एक एक करके बिजली की चपेट में आ गए और मरने के बाद भी बिजली की सीमा से बाहर नहीं निकल पाए। कुछ मजबूत बॉस थे जो हार न मानते हुए अपनी देवकला का प्रयोग करते रहे। नीले पक्षी का मालिक एक बवंडर से घिरा हुआ था। उसने बिजली को रोकने के लिए अपनी हवा का उपयोग करने और अपनी गति का लाभ उठाकर बाहर निकलने की योजना बनाई। जब शौर्य ने सोचा कि वह सफल हो जाएगा, तभी एक अदृश्य लहर गुजरी। नीले पक्षी का आकार कठोर हो गया, हवा गायब हो गई और वह बिजली से तुरंत नष्ट हो गया। शौर्य, अलविदा नीले पक्षी मालिक। हर तरफ ऐसे दृश्य दिखाई देने लगे। अधिकाधिक बॉस मर रहे थे। जब शौर्य ने सोचा कि सुपर खरगोश वास्तव में उन सभी को बाहर निकालने वाला था, तो काले बादल अचानक गायब हो गए और सफेद खरगोश की चीभी गिर गई। शौर्य की आंखें चमक उठीं। कोई भी दिव्य कला चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे सक्रिय करना जरूरी है। ये जितनी शक्तिशाली होगी, उतनी ही अधिक विनाशकारी होगी। स्पष्ट रूप से वह दिव्य कला बहुत शक्तिशाली थी। शक्ति का ये स्तर नश्वर विकास अवस्था में भी सभ्य था। खरगोश स्पष्टतः इसे अधिक समय तक कायम नहीं रख सका। इसके बावजूद शौर्य ने चार्ज नहीं लिया। वह फिर से किसी की नज़र से मरना नहीं चाहता था। दिव्य कला के रुक जाने के बाद बचे हुए बिजली के घोड़े और काले बाघ डर के मारे दहाड़ने लगे। उनकी गति बहुत बढ़ गई और वे खरगोश की ची गिरने के दौरान भाग गए। शौर्य की आंखें सिकुड़ गईं। वह काले बाघ का पीछा करने लगा। बिजली का युद्ध घोड़ा स्पष्ट रूप से बच सकता था क्योंकि उसके पास बिजली भगवान कला थी, इसलिए बिजली दिव्य कला उसके लिए उतनी हानिकारक नहीं थी। यह अभी भी लड़ने में सक्षम होना चाहिए। इस बीच काले बाघ के पास शायद एक भौतिक शरीर देव कला थी। इसने बिजली के देवता की कला को बलपूर्वक ले लिया और अपनी पिछली चोटों के साथ इसकी शक्ति बहुत कमजोर अवस्था में गिर गई। उस स्थिति में शौर्य उसे मारने की कोशिश कर सकता है। सच कहें तो शौर्य आश्वस्त नहीं था, लेकिन यह इस बॉस को मारने का सबसे नज़दीकी अवसर था। क्या ये सिर्फ मृत्यु नहीं है? ऐसा नहीं है कि उनकी मृत्यु नहीं हुई। पिछली बार वह नादान था और बाघ ने उसे पटक पटक कर मार डाला था। इस बार वह देखना चाहता था कि बाघ में अभी भी कितनी शक्ति बची है। बाघ खरगोश से स्पष्ट रूप से डर गया था। बुरी तरह घायल होने के बावजूद वह लगभग 10 मिनट तक उड़ता रहा। जब इसकी ची बहुत अस्थिर हो गई तो ये धीरे धीरे बंद हो गई। शौर्य की आंखें चमक उठीं और फिर उसका मुंह हैंट गया। क्या उसे नई सील की गई 7 गुना ताकत बढ़ाने वाली देवकला का उपयोग करना चाहिए? अभी तो केवल एक दिन ही बीता था, लेकिन शौर्य के पास कोई विकल्प नहीं था। तुरंत शौर्य आग से जलने लगा और उसके चारों ओर हवा घूमने लगी। बिजली चमकने लगी और क्रिस्टल का एक टुकड़ा बाहर रिसने लगा। पूरी शक्ति। फिर उसने अपने होंठ काट लिए। उसकी शक्तिशाली ची पुनः उभरी और अनियंत्रित होकर सभी दिशाओं में उड़ने लगी। उसके शरीर पर खून के निशान दिखाई दिए। वे बहुत गहरे थे और खून छिड़क रहा था। उसका शरीर एक गुड़िया की तरह था जो टूटने वाला था। घावों पर धूसर धुंध छा गई। उसने पुनर्जनन देवकला का पूरा इस्तेमाल किया ताकि वह अपने शरीर को टूटने से बचा सके। शौर्य कांप उठा। वह दर्द से घिरा हुआ था, लेकिन ये शक्ति उतनी ही भयावह थी। एकमात्र कमी समय की थी। वह इस अवस्था में केवल 1 मिनट ही रहा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी मुट्ठी भींची और तुरंत काले बाघ की ओर दौड़ा। आओ मालिक, हम अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ें और देखें कि पहले कौन मरता है। गड़गड़ाहट, गर्जन। काला बाघ, जो ठीक होने की योजना बना रहा था, अचानक उसे लगा कि एक शक्तिशाली चीज उस पर आक्रमण कर रही है। वह तुरंत दहाड़ने लगा।
यदि यह अपने चरम पर होता तो वह इस स्तर के प्राणी को पंजे से आसानी से मार सकता था। लेकिन अब स्थिति अलग थी। हवा, आग, बिजली और 7 गुना ताकत बढ़ाने वाली देवकला, इन सभी शक्तियों ने शौर्य के शरीर के चारों ओर चक्कर लगाया और उसे चीर दिया। यदि उसके पास घावों को भरने के लिए पुनर्जनन देवकला नहीं होती तो वह पहले ही मर चुका होता। लेकिन इस सीमा तोड़ विस्फोट ने उसे अत्यंत शक्तिशाली शक्ति प्रदान की। उसकी शक्ति एपर्चर खुलने की अवस्था के पहले स्तर पर पहुंच रही थी। काले बाघ के बुरी तरह घायल होने के कारण शौर्य को लगा कि उसकी शक्ति काफी स्थिर होनी चाहिए। गड़गड़ाहट, धरती धंस गई और भारी टक्कर की आवाज सुनाई दी। शौर्य की मुट्ठी काले बाघ के विशाल पंजों से टकराए। यह एक विशालकाय और एक कीड़े के बीच की टक्कर की तरह था। हालांकि विशालकाय चींटी को कुचलने में सफल नहीं हो सका। इसके बजाय विशाल पंजा झटके से उड़ गया। इस टक्कर से बुरी तरह घायल काला बाघ कराह उठा। उसका विशाल शरीर कुछ कदम पीछे हट गया। खून की धार बह निकली और जमीन लाल हो गई। शौर्य को भी झटका लगा और उसके शरीर से भारी मात्रा में खून बह निकला। उसने अपने होठों को काटा और फिर से पुनर्जन्म भगवान कला का इस्तेमाल किया। वह नहीं रुका और दूसरी बार भाग गया। फिर वह काले बाघ की विशाल पीठ पर प्रकट हुआ। बाघ क्रोध और चिंता से दहाड़ने लगा। उसके शरीर के चारों ओर काली रोशनी प्रवाहित हुई और उसके शरीर की सतह पर काले क्रिस्टल की एक पतली परत बन गई। शौर्य की आंखें ठंडी हो गईं। हवा, आग और बिजली ने उसकी मुट्ठी को घेर लिया। इसके बाद एक क्रिस्टल रंग उभरा और उसने अपनी मुट्ठी घाव की ओर घुमाई जहां से अंग दिखाई दे रहे थे। गड़गड़ाहट, मुट्ठी क्रिस्टल परत से टकराए और बहुत बड़ी आवाज हुई। आग और हवा के साथ बिजली भी सभी दिशाओं में फैल गई और अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। क्रिस्टल परत पर एक दरार दिखाई दी। बल के कारण बाघ और शौर्य का खून फिर से बहने लगा। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। अल्पविराम। बाघ केवल शौर्य के हमलों से बचाव कर सकता था। उसके पास जवाबी हमला करने की शक्ति नहीं थी। इस बीच शौर्य ने क्रिस्टल पार्ट पर लगातार मुक्के बाराए। उसके शरीर से और भी अधिक टुकड़े टुकड़े हो गए, यहाँ तक कि उसका अंग भी एकदम मोटा हो गया। वह पहले से ही दर्द से सुन्न था। वह केवल सहज रूप से अपनी शक्ति को बार बार जारी कर सकता था, जबकि खुद को जीवित रखने के लिए पुनर्जनन देवकला का उपयोग कर सकता था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसने कितनी बार मुक्का मारा था। गर्जन। क्रिस्टल जल्द ही टूट गया और शौर्य की मुट्ठी उस भयानक घाव तक पहुंच गई। शौर्य की सारी देवकला शक्तियां बाघ के शरीर के अंदर चली गईं। उसके अंग टूट गए और खून बहने लगा। अंत में उसकी चीख कमजोर होती चली गई और पूरी तरह से गायब हो गई। धप। बाघ का विशाल शरीर तबाह मैदान पर गिर गया। शौर्य आखिरकार रुक गया। उसका दिमाग थोड़ा शांत हुआ और वह लड़खड़ाने लगा। वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। उन्होंने अपनी देवकला को तितर बितर कर दिया और केवल पुनर्जनन देवकला को ही बनाए रखा। जल्द ही उसका सुन्ना शरीर फिर से महसूस करने लगा। शौर्य का चेहरा हरा हो गया। उसके होंठ और शरीर ऐंठ रहे थे। आह, ये दर्द कर रहा है। उसकी दर्द सहने की क्षमता वापस आ गई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह स्वर्ग जा रहा है। वह रुक नहीं सकता था। अगर वह रुकता तो उसका शरीर अपंग हो जाता। लेकिन जब शौर्य ने उस विशाल शव को राख में बदलते देखा तो उसका विकृत चेहरा मुस्कुराहट दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। ये भगवान कला के साथ एक असली बड़ा बॉस था। वे छिद्र खोलने वाले राज्य के जानवर नहीं जो भगवान की कला के टुकड़ों को खा गए। इस बार उसने बहुत कमाई की। हालांकि उसे ऋण नहीं मिला, लेकिन यह उसके लिए पहले से ही एक बड़ी फसल थी। अपनी वर्तमान प्रगति के साथ उसे इस स्तर के जानवर को मारने के लिए अभी भी कम से कम कुछ महीनों की आवश्यकता होगी। शौर्य ने विशाल बाघ को धूल और गोलाकार वस्तुओं में बदलते देखा। लाल गोले आग की तरह चमक रहे थे। उनका आकार मुट्ठी के बराबर था। कुछ मीटर की दूरी पर होने के बावजूद शौर्य अभी भी उससे निकलने वाली तीव्र ऊर्जा को महसूस कर सकता था। कुल 5 थे। शुद्ध बैंगनी रंग के गोले रहस्यमयी ची उत्सर्जित करते थे। उनका आकार भी मुट्ठी के बराबर था। कुल मिलाकर वे 3 थे। वहाँ एक काले रंग की क्रिस्टल बॉल थी जिसका आकार 2 मुट्ठियों के बराबर था। उसके अंदर धातु जैसी रोशनी थी। वहाँ एक काले क्रिस्टल जैसा रून भी था। इसमें केवल 4 स्ट्रोक थे और यह बहुत ही सरल लग रहा था। यह जमीन से ऊपर तैर रहा था और घूम रहा था। ये देखकर शौर्य की आंखें चमक उठीं। फसल का एक और मौसम। वह उन गोलाकार वस्तुओं और रूनों की ओर कूद पड़ा और दर्द की परवाह न करते हुए उन्हें अपने मानसिक आयाम में एकत्रित कर लिया। तब उसे राहत महसूस हुई। अब ये सुरक्षित था। यदि वह उसे उठा नहीं पाता और पास से गुजर रहे किसी बॉस द्वारा मार दिया जाता तो वह रो रो कर मर जाता। यदि वह इस फसल को पचा ले तो उसकी शक्ति आसमान छू जाएगी। शौर्य ने अपनी उत्तेजना को दबाया और धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ और घंटे लगेंगे और वह काफी हद तक ठीक हो जाएगा। हालांकि उसने बहुत सारा खून खो दिया।
वह पॉकेट हंटिंग आयाम में इसे वापस नहीं ला सका, इसलिए वह अभी भी थोड़ा कमज़ोर होगा। इसके बाद उसे केवल कोर मार्शल स्टेट या कमज़ोर एपर्चर ओपनिंग स्टेट जानवरों को मारने की आवश्यकता होगी। शौर्य बैंगनी खंभे की विपरीत दिशा में उड़ गया। उस सुपर खरगोश से बचना ही सबसे अच्छा था। अल्पविराम। समय उड़ गया। शौर्य अपना चौथा दिन पॉकेट हंटिंग आयाम में बिता चुका था और अभी भी उसे बाहर नहीं निकाला गया था। ये पहली बार था जब वह इतने लंबे समय तक वहां रुके थे। वह सोच रहा था कि वह यहाँ कितने समय तक रह सकेगा। यहाँ सब कुछ अच्छा था, सिवाय इसके कि उसने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया था। यद्यपि वह अपनी वर्तमान स्थिति में कुछ सप्ताह तक बिना खाए रह सकता था, लेकिन एक खाने पीने के शौकीन के लिए यह हसनीय था। उसकी फसल इतनी बड़ी हो गई थी कि शौर्य बाहर जाना चाहता था। शौर्य ने चारों ओर देखा। वहां केवल घास ही घास थी। शौर्य ये भी जांचना चाहता था कि क्या अलग अलग स्थान होंगे। वो इस समय एक दहाड़ सुनाई दी। शौर्य का सिर दर्द करने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर वह अपने छात्रावास में जागा। शौर्य, वह पहले से ही इसका आदी था, हालांकि उसे ये देखने को नहीं मिला कि वह कौन सा बॉस था। फिर शौर्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी फसल को देखा और उसकी मुस्कान खिल उठी। वह वास्तव में देखना चाहता था कि इन्हें खाने के बाद वह कितना शक्तिशाली हो जाएगा। जब विश्वविद्यालय शुरू होगा तो क्या लिन लिंग उसके सामने घमंडी होने की हिम्मत कर पाएगी। फिर उसने विशाल लाल ऊर्जा गोले को देखकर भौहें सिकुड़ी। वह नहीं जानता था कि उसका वर्तमान शरीर इस स्तर की ऊर्जा को संभाल पाएगा या नहीं। उसे महसूस हो रहा था कि यह ऊर्जा बहुत भयानक है। अगर वह इसे संभाल नहीं पाया तो वह फट सकता है। बैंगनी गोले के लिए भी यही स्थिति थी। शौर्य ने काले क्रिस्टल बॉल और रून को देखा। ये बाघ के शरीर की भगवान की कलाकृति होनी चाहिए, है न? हालांकि ये क्रिस्टल बॉल थोड़ी बहुत बड़ी लग रही थी। शौर्य ने चकित होकर उस क्रिस्टल बॉल को देखा जिसका आकार 2 मुट्ठी के बराबर था। यह शायद उन अन्य गॉड आर्ट क्रिस्टल बॉल से 10 गुना बड़ी थी जो उसे पहले मिली थी। इस देवकला को निगलना भी खतरनाक था। जहां तक रून का प्रश्न है, क्या ये दैवी कला थी? शौर्य अभी भी कोशिश करना चाहता था। पुनर्जनन देवकला के साथ मरना थोड़ा कठिन था। एक बार फिर शौर्य को लगा कि पुनर्जनन देवकला बहुत महान थी। अंतिम चुनाव लाल गोले और देवकला गोले के बीच होगा। कुछ क्षण बाद शौर्य ने फिर भी पहले देवकला ओब का उपयोग करने का निर्णय लिया। लाल गोले में मौजूद शक्तिशाली ऊर्जा की तुलना में देवकला गोला मुख्य रूप से आत्मज्ञान पर निर्भर था। उसके पास इसके लिए बैंगनी गोले थे। इस प्रकार काले भगवान कला क्रिस्टल बॉल उसके दिमाग से गायब हो गया। काला क्रिस्टल गोला प्रकाश की एक काली धारा में बदल गया और शौर्य के शरीर के साथ जुड़ गया। काली रोशनी उसकी त्वचा, मांस, स्नायु, हड्डियों और अंगों के चारों ओर घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के हर कोने में अनगिनत सुइयां चुभ रही हों। शौर्य ने भौहें सिकुड़ी और एक और बैंगनी प्रकाश का उपयोग किया। बैंगनी रंग की रोशनी उसके मस्तिष्क में उड़ी, जिससे उसका दिमाग तुरंत साफ हो गया। हालांकि दर्द भी ज्यादा स्पष्ट हो गया। सौभाग्य से वह मौत और दर्द का आदी हो चुका था। वह गर्व से कह सकता था कि वह दर्द सहने में बहुत अच्छा था। ये दर्द का एक सामान्य स्तर था। जल्द ही वह अपनी देवकला सीखने में डूब गए। क्रिस्टल बॉल बहुत बड़ी थी। इसमें भगवान की कला के बारे में बहुत सारी जानकारी थी। शौर्य ने जब बैंगनी रंग का गोला इस्तेमाल किया तो उसका दिमाग एकदम साफ हो गया और उसने देवकला से जुड़ी सारी जानकारी ग्रहण कर ली। अल्पविराम। अंधेरे कमरे में शौर्य अपने बिस्तर पर बैठा था। उसके शरीर पर कभी कभी धातु की काली रोशनी चमक उठती थी। कुछ समय बाद दर्द धीरे धीरे कम होने लगा और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। उसने अपने शरीर में भगवान की कला की जानकारी को पूरी तरह से पचा लिया था। शौर्य ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी काली पुतलियां धातु के रंग से चमक उठीं। उसका शरीर बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन लोगों को एक प्रमुख ची का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक विशाल काला बाघ था। आखिरकार वह सब खत्म हो गया। ये बहुत दर्दनाक था। वह वास्तव में हर दिन इस दर्द को झेलते हुए नीचे नहीं जा सकता था। हालांकि वह इसे झेल सकता था, लेकिन अगर कोई अच्छा महसूस कर सकता है तो कौन दर्द सहना चाहेगा। इस समय शौर्य एक ऐसी ईश्वरीय कला चाहता था जो दर्द को सबसे अधिक कम कर सके। उसने बाहर देखा। खिड़की के बाहर आसमान अभी भी तारों से सजा हुआ था। अभी भी रात थी। शौर्य ने अपना सिर खुजलाया। वह उलझन में था। उसने सोचा कि काफी समय हो गया है, लेकिन अभी भी रात थी। ऐसा लग रहा था कि वह और अधिक प्रतिभाशाली हो गया है। वह खुद के बारे में अच्छा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने एक रात में इतनी बड़ी गॉड आर्ट बॉल खा ली। फिर वह बिस्तर के पास दबाते हुए उठने की कोशिश करने लगा। हालांकि उन्होंने पाया कि उनकी हथेली पूरी तरह से मिश्र धातु के बिस्तर के फ्रेम में धंस गई थी, मानो वह सिर्फ कपास हो।
शौर्य, अरे बाप रे, यह विचित्र शक्ति क्या थी? उसे लगा कि उसने इसे बहुत अच्छे से नियंत्रित कर लिया है। क्या शक्ति अभी भी उतनी ही हिंसक थी? उसने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। ये दूसरी बार था जब उसने गलती से कोई चीज़ तोड़ दी। पिछली बार शराबी ने उसकी पिटाई कर दी थी, लेकिन कम से कम उसे इसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ी थी। इस बार शायद उसे भुगतान करना पड़ेगा, है ना? शौर्य ने अपने बिस्तर पर हथेली के निशान को देखा। उसकी आंखों में दर्द की चमक थी। शायद मार्शल आर्ट साइट का उपयोग करने के बाद शौर्य को लगने लगा कि वह बेहद गरीब है। वह गरीबी से इतना भयभीत था कि उसे लगा कि वह सैन्य छात्रावास में एक बिस्तर का खर्च भी नहीं उठा सकता। उसने दर्द से अपने दाहिने हाथ की ओर देखा और फिर बाएं हाथ से उस पर थप्पड़ मारा। ये सब तुम्हारा दोष है। लेकिन शौर्य चकित हो गया। पता चला कि हथेलियों के टकराने से उत्पन्न हवा ने पूरे बेडरूम को तहस-नहस कर दिया था। उसका साफ सुथरा कमरा तुरंत ही बहुत गंदा हो गया। मेज उड़ गई। धातु की अलमारी मुनी हुई थी। सौभाग्य से उसकी खिड़की खुली थी, अन्यथा शायद वह भी चली जाती। लूजी, उसने क्या किया? उसने तो बस ताली बजाई। यह ऐसा क्यों हो गया? शौर्य को अच्छा महसूस नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में, यदि वह अब भाग जाए तो क्या उसे पुनः मुफ्त मजदूरी करने के लिए पकड़ लिया जाएगा? इसी समय अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। जी, क्या तुम अंदर हो? क्या कोई हमला हुआ है? यह यान की आवाज़ थी। शौर्य, उसे यह कैसे समझाना चाहिए? उसने गलती से अपने बिस्तर को दबाकर उसे नुकसान पहुंचाया। वह अपने शरारती हाथ को थप्पड़ मारना चाहता था और इसके बजाय उसने तूफान पैदा कर दिया। उसने खांसते हुए कहा, क्या यह यान है? मैं ठीक हूँ, मैंने गलती से एक भगवान की कला का इस्तेमाल किया है। मैं इसे साफ कर दूंगा। ओह, तो सावधान रहना, ज्यादा मेहनत मत करना, मैं पहले वापस जा रहा हूँ। यान चला गया और शौर्य ने राहत की सांस ली। He didn't expect the god art of the black tiger was this terrifying. Perhaps it was because the orb was big, and he learned the god art to a great extent in one go. उसने देवकला का प्रयोग भी नहीं किया था तथा उसका शरीर बहुत अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपनी ताकत को महसूस किया। फिर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। सिर्फ अपने शरीर की शक्ति के साथ वह शायद एपर्चर खोलने की स्थिति में 5 एपर्चर शक्ति थी। अरे बाप रे, क्या मैं इतना मजबूत हूँ? शौर्य उसकी शक्ति से डर गया। जब उसने नरसिंह से प्राप्त उस विशेष शक्ति को अपने शरीर पर प्रयोग किया तो उसकी शुद्ध शारीरिक शक्ति लगभग मूल मार्शल अवस्था स्तर 7 तक पहुंच गई थी। फिर भी सिर्फ एक भगवान कला गेंद ने उसकी शक्ति को इस स्तर तक पहुंचा दिया। क्या ये बहुत डरावना नहीं था? सौभाग्य से वह बाहर नहीं गया। वह अभी भी अपनी शक्ति को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता था। वह गलती से ताली बजा सकता था और यान का छोटा शरीर यान पैनकेक में बदल जाता। तभी उसे याद आया कि उसने यान को ये कहते हुए सुना था, क्या तुम ज़्यादा मेहनत नहीं करते? अभी तो दिन भी नहीं निकला था। क्या उसने पूरी रात खेती भी नहीं की? क्या ये सामान्य नहीं था? या ये था? उसने जल्दी से अपने फ़ोन पर समय देखा। तभी उसका मुंह हैंग गया। 4 दिन बीत चुके थे। शौर्य अविश्वास में था। वह बहुत मेहनती था, है ना? रुको, अगर यह 4 दिन का था तो वह पॉकेट हंटिंग आयाम में प्रवेश करने में सक्षम क्यों नहीं था? शौर्य ने भौहें सिकुड़ी और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि अब वह पॉकेट हंटिंग आयाम में जा सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं चुना। यदि वह साधना में लीन होता तो क्या वह पॉकेट हंटिंग आयाम में प्रवेश नहीं करता? पॉकेट हंटिंग आयाम के बारे में थोड़ा और जानकर उसे खुशी हुई, लेकिन जब उसने वहां की गंदगी देखी तो उसका दिल ठंडा हो गया। क्या वह इसका खर्च उठा सकेगा? इस समय उसने अचानक पाया कि मुड़ी हुई धातु धीरे धीरे ठीक हो रही है। महान, यह एक स्मृति मिश्र धातु थी। उसने सोचा कि उसे खुद को बेचना होगा। तभी शौर्य की आंखों में एक हरे रंग की रोशनी चमकी और सारा फर्नीचर व्यवस्थित ढंग से पीछे की ओर उड़ गया। उसने हथेली के निशान को देखा। वह धुंधला होता जा रहा था। शौर्य को आखिरकार राहत महसूस हुई। वह ठीक था, उसे निःशुल्क श्रम देने की आवश्यकता नहीं थी। अब शौर्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पॉकेट हंटिंग आयाम में प्रवेश कर गया। वह देखना चाहता था कि वह कितना शक्तिशाली है। उसे अपनी शक्ति पर नियंत्रण भी रखना था, नहीं तो वह चलता फिरता परमाणु बम बन जाएगा। शौर्य घास पर प्रकट हुआ। उसने चारों ओर देखा, कोई जानवर नहीं था। हालांकि उसे कोई जल्दी नहीं थी। उसने अपनी नई देव कला का उपयोग करना शुरू कर दिया। पहला, शौर्य के शरीर से काली किरणें निकलीं। शौर्य ने महसूस किया कि उसकी शारीरिक शक्ति बहुत बढ़ गई है। वह नहीं जानता था कि यह वास्तव में कितना शक्तिशाली था, लेकिन यह निश्चित रूप से उससे अधिक शक्तिशाली था जब उसने 7 गुना अधिक शक्ति वाली देवकला का प्रयोग किया था। सीधे शब्दों में कहें तो इस देवकला के प्रयोग से उनकी शक्ति 10 एपर्चर स्तर तक पहुंच गई।
शौर्य को लगा कि वह इस अवस्था में पूरे दिन लड़ सकता है। बहुत खूब, मैं बहुत ताकतवर हूँ। फिर उसने वायु देवता कला का उपयोग किया और उसकी ची एक स्तर बढ़ गई। अग्नि देवता कला के साथ उसकी ची एक और स्तर बढ़ गई। उसने बिजली देवता कला का भी उपयोग किया, लेकिन उसकी ची में वृद्धि का केवल एक निशान था। उनकी बिजली देवता कला वास्तव में बहुत कमजोर थी। तभी शौर्य का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। 6 गुना शक्ति भगवान कला। गड़गड़ाहट। उसकी ची से आसमान तक को झटका लग सकता था। 1 किलोमीटर के दायरे में घास टुकड़े टुकड़े हो जाती थी। आसपास के कमजोर कोर मार्शल राज्य, जानवर और यहाँ तक कि अपचखोलने वाले राज्य जो भगवान कला शॉट्स को खा गए थे, हिल रहे थे और भाग रहे थे। जारी रखना। 7 बार। गड़गड़ाहट। जमीन फट गई। जहां वह खड़ा था वहां से जमीन पर बना छेद मकड़ी के जाले की तरह बाहर की ओर फैल गया। उनकी ची एक और स्तर ऊपर उठ गई। शौर्य ने अपने हाथों को थोड़ा सा जकड़ लिया और हवा फट गई। इतना खराब भी नहीं, अब उसका शरीर पूरी तरह से शक्ति को संभाल सकता था। इसका एकमात्र दोष ये था कि यह बहुत अधिक थका देने वाला था। वह इस अवस्था में केवल आधे घंटे तक ही टिक सका। शौर्य की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि वह अपनी शक्ति को 8 गुना या 9 गुना तक बढ़ा सकता है। एकमात्र कठिनाई ये थी कि उसने अभी तक उस हद तक ताकत नहीं सीखी थी। वह भी अपनी खुद की शक्ति को नियंत्रित भी नहीं कर सकता था। 8 या 9 बार तो दूर की बात है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अपनी शक्ति पर नियंत्रण करना सीखे और फिर अन्य चीज़ों के बारे में सोचे। फिर उसे याद आया कि उसे सिर्फ ये गॉड आर्ट क्रिस्टल और भी नहीं मिला था। उसके पास और भी बहुत कुछ था जिसे उसने अभी तक पचा नहीं पाया था। अपने वर्तमान शरीर के साथ वह उस लाल गोले की शक्ति को संभालने में सक्षम होना चाहिए। उसकी आत्मिक शक्ति की साधना भी बहुत बढ़ जाएगी।